नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं व्हाट आई लर्नड अबाउट इन्वेस्टिंग फ्रॉम डार्विन। और ये किताब लिखी है पुलक प्रसाद ने। मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में गलतियाँ कम से कम करना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं लेकिन जल्दी नहीं है आपको। इसलिए बहुत से लोग जिनको जल्दी है वो तो ये पूरी सीरीज़ भी नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये बहुत मुश्किल किताब है। अच्छा, मैं स्टॉक मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट करता नहीं हूँ, आज तक कभी किया नहीं, इसलिए मुझे उसके नुआंसेस नहीं पता। जैसे अभी पिछले हफ्ते मैंने एक कंपनी का स्टॉक ख़रीदा था 4,000 रुपये का, और पता चला कि वो गलत कंपनी का ले लिया। मुझे सुंदरम फाइनेंस का लेना चाहिए था, मैंने सुंदरम नाम का कोई और कंपनी का ले लिया। फिर उसको जब बेचना था वो भी नहीं बेच पा रहा था मैं, तो फिर 3-4-5 दिन बाद मैंने किसी की मदद से उसको बेचा, अपनी मन्नत की मदद से बेचा मैंने। तो अभी मुझे ये कहना चाहिए कुछ आता ही नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में। लेकिन अच्छा है क्योंकि अगर मुझे थोड़ा बहुत भी सक्सेस मिल जाती तो मैंने अपने आप को मान लिया होता कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, कॉन्फिडेंट हो गया होता, और बहुत लॉस करता कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए हैं 2-4-5 लाख 10 लाख रुपए हैं, और अगर मैं कॉन्फिडेंट हो जाता तो दिक्कत हो जाती। तो ये अच्छा है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मेरे अंदर में ज़ीरो कॉन्फिडेंस है, और इसीलिए इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले मैं इस किताब को पढ़ रहा हूँ। अब हम लोग पहुँच चुके हैं सेकेंड चैप्टर पे, जिसका नाम है द साइबेरियन सॉल्यूशन, सेकेंड चैप्टर। और यहाँ पर बेसिकली ये बताया जा रहा है कि किस तरह से आपको कंपनीज़ को पहचानना आना चाहिए। देखिए, अगर आप कोई फिल्म देखते हैं तो सबका अपना अपना इंडिविजुअल है कि ये फिल्म अच्छी थी, ये फिल्म ख़राब थी। लेकिन कुछ फिल्में होती हैं जो सबको पसंद आती, जैसे बाहुबली, 3 इडियट्स, सबको पसंद आती और वो ढेर सारा बिजनेस करती है। तो हमारा सिस्टम वन, हमारा माइंड ये कहता है कि ये अच्छा है, और ज़्यादातर लोग जब कहते हैं उसको अच्छा है तो हम उसको जानते हैं अच्छा है, हमको मज़ा भी आता है देखने में। ऐसे ही कुछ होता है कंपनीज़ के साथ भी। कुछ कंपनीज़ बहुत अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि इस समय स्टॉक मार्केट में कम से कम 5,000 कंपनियां हैं। फिल्में तो आती हैं और जाती हैं, एक साल में मुश्किल से 30, 40, 50 फिल्में रिलीज़ होती होंगी। देख लिया, अच्छी है तो भी, नहीं अच्छी है तो भी, क्या लॉस हुआ? टाइम ही तो लॉस हुआ। लेकिन यहाँ पर अगर आपको कोई कंपनी अच्छी लगती है तो आपका पैसा फंसेगा, कोई कंपनी ख़राब है तो आपका पैसा डूबेगा। इसलिए मैं तो अब इस तरह से सोचता हूँ, जैसे मैं किताबें ख़रीदता हूँ तो किताबों के लिए मेरे पास बहुत ही क्लियर तरीका है सेलेक्ट करने का। किसी ने मुझे बताया कि बहुत अच्छी किताब है तो सबसे पहले मैं जाऊँगा, उस किताब के ऊपर रेटिंग देखूँगा, कितने स्टार्स हैं, और उसके साथ साथ कितने लोगों ने उसका रिव्यू दिया है। फिर उन रिव्यूज़ को पढ़ता हूँ मैं, उसमें 10 अच्छे रिव्यूज़ हैं, अगर एक ख़राब रिव्यू है तो उस किताब की बाइंडिंग के ऊपर, फ़ॉन्ट के ऊपर, पेजेस क्वालिटी के ऊपर ख़राब रिव्यू है कि उसके कंटेंट के ऊपर कि इसमें कुछ खास बताया नहीं गया है। फिर मैं उस किताब की प्राइस और उसके कंटेंट का एक टैली करता हूँ। अगर 2-3 हज़ार रुपये की किताब है और उसमें बहुत अच्छा रिव्यू नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों का रिव्यू नहीं है, तो मैं नहीं ख़रीदता हूँ। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि कुछ किताबें ऐसी हैं कि आपको अपने आप को उसके लेवल तक पहुँचाना पड़ेगा। जैसे इन्वेस्टिंग में ये बुक ऐसी है, और ऐसी ही मुश्किल और इम्पॉर्टेंट बुक है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। अगर आप उसके लायक नहीं हैं तो माफ़ करिएगा, मत होइए, जाइए, आप नहीं इन्वेस्ट कर सकते। आप खाली ट्रेडर रहेंगे, गए स्टॉक खरीद लिया, सुबह खरीदा, शाम को बेच दिया, और लॉस किया, फ़ायदा किया, लॉस किया, अंत में आप सेटिस्फाइड हैं लेकिन अमीर नहीं है। ऐसी ही एक वॉरेन बफेट की बायोग्राफी भी है, उसमें स्टॉक्स के बारे में कम है, उस आदमी की पर्सनैलिटी के बारे में ज़्यादा है। तो आपको इस किताब के लायक पहुंचना पड़ेगा, तब जाके आप कंपनीज़ को, जैसे अब हम लोग आज ही एक कंपनी का IPO आज ही रिलीज़ हो रहा है, कल रिलीज़ हो रहा है, आज हो रहा है, और उसका IPO हम लोगों ने 3 लॉट बुक किया है। अगर किस्मत अच्छी हुई तो ख़रीद लिया जाएगा। IPO के बारे में सुनता था, गूगल का जब IPO रिलीज़ हुआ था तो 200 पता नहीं कितना मिलियन डॉलर का पहले दिन में ही उसका IPO रिलीज़ हो गया था। उसका क्या मतलब है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन आज हम लोगों ने, मैंने ऑलमोस्ट 3 लॉट बुक किया है, और वो मिलेगा अगर मेरी किस्मत अच्छी होगी तो।
ऑलमोस्ट 45,000 रुपीज़ मैंने उसमें डाल दिए हैं कि अगर मुझे मिल जाए तो अच्छी बात है। IPO है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कि जब मैं हाँ जहाँ पर पहले तो कंपनी पहले प्राइवेट होती है, उसके बाद उनके पास कुछ पैसे ऐसे आ रहे हैं, वो अपना कंपनी कमा रही है। लेकिन IPO तब होता है जब अब जनता मुझे पैसे देगी। अभी ये मेरे इन्वेस्टर थे, मैं इनको जाके पिच करता था, ये मुझे पैसे देते थे। अब मुझे जनता पैसे देगी, जनता से पैसे चाहिए। तो इन्होंने 45,000 लगाया, मैंने 14,000 लगाया, दिमाग से 14,000 लगाया, सब लोग ऐसे अब पैसे लगा रहे हैं। अब उनके पास लिमिटेड शेयर्स ही तो हैं, तो हम लोग अगर लकी हुए तो हमें मिल जाएगा। ऐसा ये है IPO लॉन्च होता तो ये 45,000 भी लेंगे नहीं वो, हाँ थोड़ा सा लेके उसमें हो सकता है 5,000 का शेयर देते, हो सकता है 1 रुपये का शेयर भी ना दें, क्योंकि ऑलमोस्ट 28 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। मतलब अगर 100 शेयर हैं तो 2800 लोगों ने सब्सक्राइब किया है। बट आई एम हैप्पी, एटलीस्ट हमने आज पहली बार कुछ ऐसा कोशिश किया। एक साड़ी की कंपनी है, क्या नाम है, सरस्वती साड़ी, जो होलसेलर है साड़ी का, तो वो अच्छी बात है। शॉर्ट फॉर्म में SSDL उसकी कंपनी का नाम है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कंपनी का नाम है SSDL और लंबा नाम है सरस्वती साड़ीज़, डिपॉजिटरी नहीं डिपो। सरस्वती साड़ी डेपो। आपने पहली बार सुना? हो सकता है आपके मन में एक इंटरेस्ट आए, देखिए इनका वेबसाइट कैसा है, इनका लोगो कैसा है, इसके मालिक कैसे दिखाई देते हैं। अच्छा, फिर हो सकता है थोड़ा और आपका इंटरेस्ट आ जाए तो आप देखें कि इस कंपनी में डेट कितना है। डेट मतलब उधारी है, कर्ज बताया था उन्होंने, 35 करोड़ का कर्जा है। लेकिन अगर आप थोड़ा और इंटरेस्टेड हुए तो जानेंगे इनका रेवेन्यू कितना है, वो कितना है। वो 2021 में कंपनी शुरू हुई थी तो 550 करोड़ इनका रेवेन्यू था, अगले साल में 650, फिर बाद में 700, ऐसे गया। अभी फ़िलहाल इनका रेवेन्यू है 700 करोड़, डेट है 35 करोड़। अब हमको देखना होगा इसमें प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट इनका 35 करोड़ है। अब एक मिनट बता रहा हूँ 29.53 करोड़ प्रॉफिट, इनका प्रॉफिट है 29.53 करोड़। हाँ। तो एक तरफ डेट है 35 करोड़ और प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 30 करोड़, रेवेन्यू है ऑलमोस्ट 500 करोड़। अब तीनों में से किस चीज़ को, 600 करोड़। लेकिन आप ये बताइए, अब इन तीनों में से कौन सी चीज़ को आप देखेंगे, डेट को देखेंगे या रेवेन्यू को देखेंगे या प्रॉफिट को देखेंगे। सबसे पहले तो रेवेन्यू पे ध्यान जाएगा। ये होता है जब कुछ रेशियो देखते हैं, सबसे पहले रेवेन्यू पे ध्यान जाता है। रेवेन्यू से फायदा ही नहीं है, मेनली तो ये है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, क्योंकि तभी तो हमें भी दे पाएंगे ना ये लोग ना। चल प्रॉफिट क्या क्या है, जैसे उन्होंने बताया था कि डेट वाली कंपनी में हम कभी लगाते भी नहीं पैसे। राइट। आपके हिसाब से देखिए, सबसे अच्छी चीज़ ये है जब आपको किसी चीज़ के बारे में पता ना हो ना, तो यही कहें कि मुझे पता नहीं है। ज़्यादा बड़बड़ के बोलेंगे तो सामने वाला क्या बोलने वाला है वो सुन ही नहीं पाएंगे। वो बोलेगा तब भी नहीं सुन पाएंगे, वो बोलेगा आप सुन लेंगे, समझ नहीं पाएंगे। समझ जाएंगे तब भी आप बोलेंगे मैं जो समझता हूँ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये भी सुन लेता हूँ। और फिर आप अपने अपने बायस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, इनको नहीं समझ पाएंगे। कह रहा है इन्वेस्टमेंट की पूरी दुनिया की इंडस्ट्री है, और वॉरेन बफेट जो कुछ भी बताते हैं ज्ञान सबको पता है, लेकिन कोई लागू करता ही नहीं। एक आदमी को एक वाइफ के साथ डेडिकेटेड होना चाहिए, ये है सीक्रेट टू हैप्पीनेस, फिर भी डिवोर्सेस होते हैं। जब सबको पता है कि क्या है सीक्रेट एक हैप्पी मैरिज का, तो डिवोर्सेस क्यों होते हैं? क्योंकि जो आदमी डिवोर्स ले रहा है, लड़ाई हो रही है, वो अपना ज़्यादा बुद्धिमान है। तो मैं कह रहा हूँ बुद्धिमान मत बनिए। आज के चैप्टर में हम लोग जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं वो एक चीज़ कौन सी है जब किसी कंपनी को आप स्टडी करना चाहते हैं। एक चीज़ कल हमने पढ़ा था कैसे जानवरों में फॉक्सेस का एग्जाम्पल लिया था हमने, लोमड़ी का। 40 जनरेशन तक लोमड़ियों को ब्रीड कराया गया जंगल में, और लोमड़ी होती हैं जंगली जानवर। और इन्होंने जो साइंटिस्ट थे उन्होंने लोमड़ियों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक फेरोशियस जंगली, एक कम जंगली और एक सबसे कम जंगली। और जो सबसे कम जंगली थे उनको ब्रीड कराया गया,
उनके बच्चे ऐसे बच्चे होते 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 ऑलमोस्ट 30 या 40वें जनरेशन तक आते आते ये कुत्ते बिहेव करने लगे, सॉरी ये लोमड़ी बिहेव करने लगे कुत्तों की तरह, पूंछ हिलाने लगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो एवोल्यूशन में हज़ारों जनरेशन्स में होता है, वो इन्होंने 40 जनरेशन में कर दिया। एक लोमड़ी को पालतू कुत्ते जैसा बना दिया। वो तो एक चीज़ था, इन्होंने पूरा फोकस किया कैसे हम टेमनेस को सेलेक्ट करें और नेक्स्ट जनरेशन में ले जाएं, सेलेक्ट करें नेक्स्ट जनरेशन ले जाएं। मतलब जो अभी कुत्ते हैं वो लोमड़ी से हैं? नहीं, वो जो अभी कुत्ते हैं वो तो अलग हैं, लेकिन उन्होंने अलग से कुछ लोमड़ियों को इकट्ठा किया और उनको ऐसा बनाया कि उनके अंदर में कुत्तों जैसी टेमनेस आ जाए, पालतूपन आ जाए, जो पहले कभी नहीं देखी गई। लेकिन उसके साथ साथ एक और बड़ी, एक नहीं मल्टीपल चीज़ें हुई। उनके स्किन के कलर बदलना शुरू हो गए, उनके दांतों का टेढ़ा मेढ़ा होना शुरू हो गया, उनके कानों का स्ट्रक्चर बदल गया, उनका जबड़ा बदल गया, उनका सर बदल गया, उनकी पूंछ गोल गोल हो गई। लेकिन ये मेन चीज इसलिए थी क्योंकि उस टाइम के लोग ये मान रहे थे कि ये जो डार्विन ने थ्योरी बताई ये गलत है। ये मतलब जो एवोल्यूशन जो करती है वो पार्ट में बोल रहा हूँ, मतलब ये लोग ये टेस्ट ही इसलिए कर रहे थे। ये लोग क्या कहते हैं, एक आदमी था जिसका नाम था लिसेंको कह रहा था कि he declared genetics a pseudoscience, जीन्स को वो कह रहा था कोई फायदा नहीं होता। तो ये लोग ब्रीडिंग करा करके यही बताना चाह रहे थे कि जीन्स ही मेन होता है। तो भाई आप तो जानवरों में आप एक क्वालिटी ले लो, एक क्वालिटी, और उसको ब्रीड कराओ। फलों में भी होता है, फल, सब्जियां, अनाज, इन सब चीज़ों में एक क्वालिटी ली जाती है। जैसे मान लो दाल में होता है प्रोटीन्स, तो आज आप लोग ने वो खाते होंगे ना, वो चना का एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड वर्जन है काबुली चना। देखा है काबुली चना कैसा होता है और चना कैसा होता है? खाली वाइट नहीं होता, वो हट्टा कट्टा भी होता है, उसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होता है। देखा है काबुली चना, छोले वाले? तो उसमें उन्होंने खास तौर से प्रोटीन को बढ़ाने वाला कुछ तत्वों के ऊपर काम किया, जीन्स पर, और देख लीजिए आपके सामने क्या रिजल्ट है। अब सुनिए, देखिए, अब अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है ना इस बुक में, वो सब बहुत इजी था, बहुत इजी। ऐसा था जैसे आप पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं लेकिन प्लेन पे चल रहे हैं। अब बर्फीले पहाड़ में जाएंगे जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हैं, खच्चर नहीं है, आपको एकदम बहुत मुश्किल से चढ़ना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि आप लोग मेरे साथ इस पर कंप्लीट कर पाएंगे, मुझे लगता है मैं आपके साथ कंप्लीट कर पाऊँगा, इसलिए मैं स्लो चलूँगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेलेक्ट वन गेट मैनी फ्री, कि अगर किसी कंपनी को समझना है तो उसकी एक क्वालिटी को सेलेक्ट करो और आपको ढेर सारी अच्छी क्वालिटीज़ मिल जाएंगी। इसलिए वो एग्जाम्पल दिया था कि अगर जानवरों में एक क्वालिटी सेलेक्ट किया तो ढेर सारी अलग अलग क्वालिटीज़ अपने आप मिल गई। भेड़ियों उसमें, लोमड़ी में। कंपनीज़ में भी आप 100 चीज़ों को देखने की कोशिश मत करिए, एक चीज़ को देखिए। इस तरह से किसी और किताब ने मुझे नहीं बताया। उंगली पकड़ के पहले एक चीज़ लिखते थे ना बचपन में, ABCD, तो 2 लाइन के बीच में कहा गया था तुम जो जैसा भी लिखो, गोल सीधा जैसा भी लिखो, लेकिन इन 2 लाइन के बीच में लिखो। तो पहला चीज़ था। ऐसे ही अब पहली चीज़ क्या है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। एज एन इन्वेस्टर, वुड यू नॉट वॉन्ट टू बी in the position of selecting just one trait of a business but getting many high quality attributes for free? अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो क्या आप ये नहीं चाहेंगे किसी कंपनी का एक क्वालिटी आप देख लें, ले लें, और आपको उसके और अच्छी क्वालिटीज़ मिल जाएं? अब वो एक क्वालिटी क्या है? देखिए, मैं फिर से कहूँगा, अब से ना आप कंपनीज़ को, कोई भी कंपनी हो, टाटा है, जियो है, जो भी है, उनके प्रोडक्ट से के पीछे जाकर के देखिए उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, उसका रेवेन्यू कितना है। अगर रेवेन्यू इतना है तो प्रॉफिट कितना है, और इसका मार्केट में शेयर क्या रेट चल रहा है। आज मुझसे वैभव बोल रहा था, बड़े पापा अगर आपके पास ये गाड़ी नहीं होती तो आप कौन सी गाड़ी लेते? तो हम लोग मजाक में बोल रहे थे गाड़ी नहीं था, मैं तो गाड़ी का शेयर ले लेता, मतलब मारुति का शेयर ले लेता या किसी और कंपनी का शेयर ले लेता। तो अब से ऐसा सोचिएगा कि मुझे किसी कंपनी का शेयर खरीदना है। तब आप ये भी पूछेंगे कि अच्छी कंपनी है कि ख़राब कंपनी है।
एबिटा क्या होता है? एबिटा होता है दलिया, एबिटा होता है लस्सी, एबिटा होता है चाय, एबिटा होता है कॉफ़ी। मैं कह रहा हूँ एक चीज़ पकड़िए पहले। सिस्टम मन जब अपना मन कहता है ना ये क्या होता है वो क्या होता है, अभी यहाँ दौड़ाएंगे तो जो है वो भी नहीं समझ पाएंगे। दिमाग को खाली करिए। ये आ रहा है सीएम तुम्हारे रास्ते पे। यहाँ गवर्नर साहब आए थे कुछ दिन पहले लखीमपुर में, पूरा रोड खाली कर दिया। 3-4-5 घंटे के लिए सारी रोडें खाली कर दी थी। मैं जा रहा था पेशेंट देखने, मना कर दिया। मेरे घर से निकलकर सेंटर तक नहीं जाने दिया। वो होता है बिट्टा। क्या होता है बिट्टा? ये तो नहीं होता। अगर पूछा तो मार पड़ जाएगी ये बिट्टा। अभी हम लोग ये बिट्टा नहीं पढ़ रहे हैं। बोलने वाला तो चाहिए। हाँ, क्या बोलने वाले थे? आपने पूछा ना एबिटा क्या होता है, कह रहे थे चाय। एबिट्टा क्या होता है बच्चों? एबिटा कुछ नहीं होता। जो एबिट्टा पढ़ लिया बोल लिया इस समय, उसको मार दूंगा मैं। इसलिए आप शांति से रहिए मेरे साथ। आज हम लोग एबिट्टा नहीं पढ़ेंगे। एज डिस्कस्ड अर्लियर, दिस सिंगल ट्रेट शुड सेटिस्फाई 3 क्राइटेरियाज। एक क्राइटेरिया हमको कंपनी का चाहिए, और उस एक क्राइटेरिया को जो हम सेलेक्ट करेंगे कंपनी को समझने के लिए, उसमें 3 चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहला वो क्राइटेरिया मेजरेबल होना चाहिए। इसके पहले हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि अगर आप किसी कंपनी को अच्छा बोलते हैं, जैसे टाटा को अच्छा बोलते हैं, तो टाटा को अच्छा क्यों बोलते हैं? वो जो सर्विस देती है वो अच्छी होती है उसकी। सर्विस अच्छी होती है, लेकिन उसमें लिखा था कि हम लोग पहले एक इंट्यूटिव लगता है, मन में लगता है कि अगर किसी कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है, रतन टाटा कितने अच्छे हैं तो अच्छी कंपनी होगी। लेकिन रतन टाटा कितने अच्छे हैं इस चीज़ को हम नाप नहीं सकते। इससे बताया था शुरू में गुडनेस। इसलिए कह रहे हैं कि जो क्राइटेरिया आप ले रहे हैं उसको मेजर कर पाना चाहिए, कंपनी का नाप होना चाहिए वो क्वालिटी का। रिजेक्ट मोस्ट बिजनेस ऑफ पुअर क्वालिटी, और आपने अगर उसको देख लिया तो ढेर सारे बकवास कंपनीज खत्म हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए, छट जाना चाहिए। एंड सेलेक्ट मोस्ट हाई क्वालिटी बिजनेसेस, और अगर आपने सही उस क्वालिटी को पकड़ा तो अच्छे अच्छे बिजनेसेस आ जाना चाहिए। जैसे आज हम लोगों ने पता है नई चीज़ खोजी। आज मैं एक मैम से मिलने गया था, हमारी लकीली उनकी शक्ल देखी थी, मैं पहचानता था उनको, मेरी वीडियो देखती थी। उनके रूम में गया, बैठ गया, वो पीसीएस ऑफिसर थी। पीसीएस का फुल फॉर्म मैडम बताइए आप, मुझे भी नहीं पता। आप बताइए। पुलिस कमिश्नर। पीसीएस कितना आराम से बोलते हैं, सिस्टम। पुलिस कमिश्नर सिस्टम, पीसीएस। पीसीएस अच्छा, आईएएस का फुल फॉर्म बताइए। हाँ वे तो पता है। हाँ बताओ। एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज होता है। एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज आई से क्यों है सर? आई से होना चाहिए। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिया का तो सिस्टम। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS। पीसीएस का है प्रोविंशियल। पब्लिक। हाँ सुनो सुनो सुनो, बोल पहले इनके सिस्टम वन को बोल लेने दो। आज एबिटा का सुन लो, एबिटा क्या होता है। पब्लिक क्या? पब्लिक आप आज मेरी जान ले लीजिए। पब्लिक सीलिंग सर्विस। सीएस से। हाँ? सीलिंग सी से होता है। हाँ नहीं, आप चुप रहो, दीदी बता रही ना, बताइए दीदी। पीसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक कमर्शियल सर्विस। पब्लिक कमर्शियल सर्विसेज। प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। ये प्रोविंशियल क्या होता है? प्रोविंशियल में होता है। स्टेट होता है ना, उसको प्रोविंस बोलते हैं। हाँ, जो IAS के ऑफिसर्स होते हैं वो पूरे इंडिया में, आईएएस के अंडर में आते हैं। IAS के अंडर में PCS नहीं आता। IAS का इम्तिहान नहीं, PCS भी IAS के अंडर नहीं आता। इसको थोड़ा स्टडी करिएगा, क्योंकि वो जिनसे मिले वो PCS ऑफिसर थी। इसलिए मुझे लगा कि मैं पहली बार पूछूं तो अपने आप तो जानूं तो सही PCS ऑफिसर का मतलब क्या होता है। तो मैंने सर्च किया कि IAS से PCS क्यों नीचे है, या कौन सी अच्छी जॉब है। ये देखिए रोज ही सुनते हैं हम लोग। और एक होता है PCSJ, और एक होता है IPS। IPS का फुल फॉर्म क्या है बताओ? इंडियन पुलिस। इंडियन पुलिस सर्विसेज। सरफरोश में बोलता है IAS का एग्जाम क्लियर किया था, लेकिन मैं PCS का इम्तिहान दे करके फिर पुलिस वाला बना। मैं आमिर खान बोलता है फिल्म में, सरफरोश में। देखिए अब पहली बार मैंने प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के बारे में पढ़ा कि ये लोकल का होता है। अगर वो मैम जिनसे मैं मिला उनका ट्रांसफ़र होगा तो यूपी में ही ट्रांसफ़र होगा, कहीं होगा तो यूपी के बाहर ट्रांसफ़र नहीं होगा। और ये जो IAS होता है उनका ट्रांसफ़र इंडिया में कहीं पर भी हो सकता है, और उनके नीचे
ऐसे भी डिपार्टमेंट आएंगे जो इंडिया लेवल के हैं, इनके नीचे जो भी डिपार्टमेंट आएगा वो सब यूपी लेवल का, बंगाल लेवल का, ये कभी भी बंगाल में नहीं जाएंगी। और लेकिन एक आईएएस के नीचे यूपी और बंगाल दोनों आ सकता है अगर वो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की एक लेवल की सेंट्रल लेवल की जॉब पा गया तो। एग्जाम अलग अलग होता है ना? दोनों का एग्ज़ाम अलग होता है और आईएएस का एग्ज़ाम ज़्यादा मुश्किल होता है। अब देखिए, मैंने इसको इसलिए बताया क्योंकि मैं खुद आज अपने आप के लिए बड़ा शर्मिंदा हो रहा था, मुझे पीसीएस का फुल फॉर्म नहीं पता। ऐसे ही यहाँ पर 3 क्वालिटी होनी चाहिए जो आप यूज़ करेंगे कंपनी को पहचानने में। सबसे पहला, वो क्वालिटी नाप सकें, इट शुड बी मेजरेबल। उसको जब आप लें तो उसमें ख़राब कंपनीज हट जाएं, अच्छी कंपनीज आ जाएं। इसलिए मुझे याद आया पीसीएस, आईएएस। अगर आईएएस पीसीएस में कोई बच्चा एग्ज़ाम करके पास करके आया है तो इस कमरे के एक भी बच्चे, मुझे भी इंक्लूड करके, वहाँ से एंट्री नहीं मिलेगी। हम सबको खदेड़ कर बाहर फेंक दिया जाएगा कि तुम लोग आईएएस के पीसीएस के लायक नहीं हो कंपटीशन में। शायद बड़ी मम्मी को मिल जाए उसमें एंट्रेंस, अगर एग्ज़ाम दें तो पापा जी को शायद मिल जाए। ऐसे ही अगर किसी कंपनी का ये क्वालिटी हमने लगा दिया कि ये चीज़ अच्छी होनी चाहिए तो उसमें ख़राब कंपनीज़ को भगा दिया जाएगा, अच्छी कंपनीज़ को रखा जाएगा। एंड मोस्ट, not necessarily all, we have seen that some factors like high quality management, revenue growth and margin do not serve the purpose well। और कह रहे हैं ज़्यादातर चीज़ें जो हम नापते हैं, जैसे कि अच्छी मैनेजमेंट, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट, या रेवेन्यू कितनी तेज़ी से ग्रो हो रहा है, या तो मार्जिन कितना है, प्रॉफिट कितना है, ये सब चीज़ें नहीं होती। वो एक सिंगल क्राइटेरिया नहीं। बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जिसमें रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है लेकिन कंपनी बेकार होती है। बहुत सी ऐसी होती हैं जिसमें मैनेजमेंट बहुत अच्छा है लेकिन कंपनी बेकार होती है। बहुत सी ऐसी कंपनीज भी हैं जिसमें प्रॉफिट खूब ज़्यादा है लेकिन फिर भी कंपनी बेकार होती है। एट नालंदा, हियर इज़ वॉट वी बिगिन विथ वाइल शॉर्ट लिस्टिंग बिजनेसेस। देखिए, चिंता बिल्कुल मत करिए, अगर आप अमीर बनने वाले होंगे तो बन जाएंगे, क्योंकि नालंदा में इन्वेस्टमेंट करते हैं ये लोग 2 साल में 3 साल में एक बार, 2 साल में 3 साल में एक बार। उसके पहले ये लोग जो भी कमाते हैं इकट्ठा करके रख लेते हैं। जब उनको लगता है कि यार ये सही कंपनी है, जैसे आपने 100 किताबें अपने अमेज़ॉन के उसमें डाल दिया कार्ट में, जैसे आपके पास पैसा आया तब आप खरीदते हैं, या बहुत डिस्काउंट आया तो आप किताब खरीदते हैं। ऐसे ही भी करते हैं। कह रहे हैं जब हम नालंदा में जब किसी कंपनी को शॉर्टलिस्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि अच्छी कंपनी है, तो हम चेक करते हैं हिस्टोरिकल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE। तो कहानी सुनी, एक बच्चे को, एक आदमी के 3 बच्चे थे और तीनों लायक थे, खूब अच्छे थे। वो मरने के बाद वो तीनों बच्चों में से किसको अपनी प्रॉपर्टी दे, करोड़पति आदमी था। सुनी कहानी? तो उसमें से एक मैं था, एक श्रीश और एक वैभव। अब उसके पापा करोड़पति, अब तीनों में से किसको पैसा दें अपना, तो उन्होंने पैसा दिया तीनों को, ये लो 1000 रुपये लेके जाओ और इस पैसे से अपना ये रूम है उसको भर दो, मतलब इससे कुछ सामान खरीदो और इस रूम को भर दो। तो सबसे पहले मैं गया, बहुत समझदार पढ़ा लिखा, गया और उस पैसे से ले आया मिट्टी 1000 रुपये का, मतलब जाकर चोरी से मिट्टी ले आया, क्योंकि पैसे से ले आऊँगा तो भी 1-2 ट्रॉली मिलेगी। ट्रक भर के मिट्टी ले आया, फिर भी बेचारा आधा घर भर कमरा भर पाया मैं। पिताजी ने देखा, बोलते ठीक है अच्छा काम किया, बताएंगे। फिर गया वैभव नहीं, श्रीश को डाल देते हैं। किसको अच्छा हीरो बनाए इसमें कहानी में? वैभव को। डिसाइड कर लो कौन किसको पाना है, तुम। चलो, दूसरा वाला था, वो गया, उसने अपना 1000 रुपये अपना लगाया और 1000 रुपये कहीं और 2-4-5 हज़ार रुपये लेकर आया और उससे रुई लेकर आया ढेर सारा। अब रुई ले आया, कुछ भी ले आया, उससे पूरा कमरा भर दिया। और सबसे इंटेलिजेंट ने क्या किया? बल्ब जला दिया। हाँ, उसने दिया जला दिया, बल्ब जला दिया, लाइट जला दिया और घर के कोने कोने में या पानी से भर दिया। कोने कोने में लाइट भर गई। घर को भरना था, कमरे को भरना था, उजाले से भर दिया। उजाले से भर दिया। दिवाली वाला। नहीं, इसमें ना एक सटलिटी चाहिए। इसलिए ये जो है ना, ये इसी आइडिया पर बेस्ड है जो मैं बोल रहा हूँ। रिटर्न हिस्टोरिकल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने अगर आपको दिया 50 करोड़ 50 करोड़ 50 करोड़, तो ये है कैपिटल। उस 50 करोड़ से आपने कितना पैसा कमाया, आपने कितना कमाया, आपने कितना कमाया, ये है हिस्टोरिकल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने आपको पैसा दिया, वो है कैपिटल। आपने उस पैसे को बिजनेस में लगाया, वो है कैपिटल एम्प्लॉयड।
अब उस पैसे से आपने कितना पैसा बनाया है, इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, या तो ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। पर एम्प्लॉय पे देखा जाए पर एम्प्लॉय पे नहीं बेटा। मैंने पैसा लिया, मान लो मैंने पैसा लिया और मैंने जाकर 50 करोड़ का एक कंपनी बनाया, मैंने ज़मीन खरीदी, हॉस्पिटल बनाया या कुछ भी किया, और 1 साल बाद उस 50 करोड़ को लगाने के बाद मुझे मिला 2 करोड़ की प्रॉफिट। अगले साल 4 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, उसके 3 साल बाद मुझे 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो मैंने 50 करोड़ लगा करके पहले साल 2 करोड़, अगले साल 4 करोड़, उसके बाद 6 करोड़, तो 50 करोड़ के ऊपर जो पैसा आया उसको बोल देंगे हिस्टोरिकल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पर एम्प्लॉय कहीं नहीं आता, आपका पैसा ही एम्प्लॉई है। वो कहाँ लगा और कितना निकला। आपने उस पैसे से कितना ज़्यादा निचोड़ा, कहते हैं ना पैसे से पैसा आता है, तो उस पैसे को लगा करके आपने कितना ज़्यादा पैसा बनाया, पैसा एम्प्लॉय पैसा एम्प्लॉई है। द फर्स्ट वर्ड फर्स्ट लिखा है, द फर्स्ट वर्ड फर्स्ट, पहला शब्द सबसे पहले, हिस्टोरिकल। ROCE में हिस्टोरिकल वर्ड सबसे पहले। आई डिवोट एन एंटायर चैप्टर टू दिस इंपॉर्टेंट एंड ऑफ्ट इग्नोर्ड वर्ड। इस एक शब्द पे, ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, इस पर मैं पूरा एक चैप्टर लिख रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ्ट इग्नोर्ड मतलब लोग इग्नोर कर देते हैं। But for now, I wanted to clarify that ROCE number is what a business has delivered in the past. एक बच्चे को जब इंटरव्यू में रखा जाता है, सबसे पहले उसका मार्कशीट देखा जाता है कि 10th में कितने अच्छे नंबर थे, 12th में कितने अच्छे नंबर थे, उसके बाद जब तुमने ग्रेजुएशन किया तो उसमें कितने अच्छे नंबर थे, पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो उसमें कितने अच्छे नंबर थे। काम करेगा नहीं करेगा वो तो बात की बात है, वो ईमानदार है जो भी है, लेकिन सबसे पहले मार्कशीट देखी जाती है। मार्कशीट क्या होती है? कितने नंबर्स उसके आए हैं। मार्कशीट में मान लीजिए आपके आए हैं अभी 49% पोस्ट ग्रेजुएट में, और आपके MBBS में आए 60%, 12th में आए 90%, 10th में आए 92%, तो अच्छा लड़का है कि बेकार? बकवास लड़का है। 90% रहा यार उसको 10th 12th में, गिरते जा रहे हैं। और अगर मान लीजिए पहले कम आए थे और बाद में एंड में अच्छे आए तो इम्प्रूव कर रहा है। देखिए, आप लोगों ने ये नहीं बोला कि उसको बात करना पड़ेगा कि कितना पैशनेट है अल्ट्रासाउंड सीखने के लिए। आँख से बता ही नहीं सकते। हाँ, यही मैं बोलने वाला था। लेकिन जो आदमी को नौकरी पे रखना है उसको कुछ तो पहले क्राइटेरिया चाहिए। तभी तो रिज्यूम लेते हैं। मैं तो लोगों को बुलाता हूँ, अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, अगर नहीं पढ़ पाते उनको नहीं रखता हूँ। बेसिक रिक्वायरमेंट भी कंपनी में ये तो यही है। तो ऐसे ही कंपनीज में सबसे पहले ROCE। आई वॉन्टेड टू क्लैरिफाई दैट ROCE नंबर इज वॉट अ बिजनेस हैज डिलीवर्ड इन द पास्ट। अभी की कमाई नहीं, पिछले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में इस कंपनी ने कितना कमा के इसके कंपनी ओनर्स को दिया है। वी डोंट लिसन टू द स्टोरीज अबाउट हाउ द ROCE विल इम्प्रूव इन द फ्यूचर। बोलते ये कहानियां हम नहीं सुनते कि भविष्य में ये क्या करने वाला है। मैं फंस चुका हूं ऐसे। ये जो हमने ली है अंकल की प्लॉट, तो बताते हैं कि इसका रोड मेन रोड से कटेगा और सीधे आपके घर पे पहुंचेगा, और वो मेन रोड से जो बता रहे थे वो इसके बीच में स्कूल बन गया। एग्जैक्टली उसी जगह पर स्कूल बन गया। वहाँ पर एक बड़ा सा तालाब था, वो तालाब भर करके स्कूल वालों ने उस ज़मीन को ले लिया। नहीं, डॉन बॉस्को नहीं बनाया, दूसरा एक हमारे मंडी के पीछे की ज़मीन है, और उसका अब रोड जो खुल रहा है वो नहर की रोड पे खुल रहा है। अगर हम फ्यूचर के बेसिस पे बेट लगाते हैं तो ये बच्ची बड़ी अच्छी बच्ची अब आगे टीचर का काम कर रही है, बहुत बड़ा काम करेगी फ्यूचर में। बकवास। सर मैं जो कुछ कहेंगे मैं सब कुछ करूँगा। क्या करूँगा? गा 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 गा। बकवास। अभी तक क्या किया है वो बताओ। अभी तक भाई साहब ने गए थे, बारिश हो रही थी, रेनकोट लेकर आए, बोलते सुबह ले आऊँगा, शाम तक नहीं लाए। शाम को लाया था। ये था ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड। आपने अभी तक क्या किया? वी डोंट लिसन टू द स्टोरीज ऑफ द पास्ट। वी वॉन्ट टू एसेस अ कंपनी प्योरली ऑन इट्स हिस्टोरिकली डिलीवर्ड ROCE। हम किसी कंपनी को इवेलुएट करना चाहते हैं उसके पास्ट पे, उसने पास्ट में क्या ROCE दिया है। नाउ लेट्स लुक एट सम डेफिनेशंस। अब थोड़ा बोर कर देता हूँ मैं आपको,
कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। ROC इज सिंपली द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं बताऊं, हम्म आरओसी मतलब होता है कि कितना काम करके जो प्रॉफिट निकला है वो क्या 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 ये जो टोटल आपने जितना पैसा लगाया उसमें से कितना प्रॉफिट निकला। देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है कि मैंने 50 करोड़ लगा दिया। जैसे मैंने अभी रिम्पी स्कैन में पिछले 3 साल में कम से कम नहीं तो 1 करोड़ रुपए लगा दिया है, बिल्डिंग बनाने में, मशीनें लगाने में। इसके अलावा सैलरीज़ देने में, सैलरीज हम लोग की जाती होगी कम से कम 3-4 लाख रुपए महीने। 3 साल से दे रहा हूँ मैं सैलरी, तो कितना हो गया? 12 4 ज़ा 48, 50 लाख यही हो गया। 3 साल में हमने 50 लाख की सैलरी दे दी है, 1.5 करोड़ की सैलरी दे दी है, और कम से कम 1 करोड़ की बिल्डिंग और मशीनें, इनकम टैक्स। और अब जब जो खर्चे होते हैं सैलरी वैलरी दे करके, मशीनें दे करके, जो टूटता फूटता है, या जैसे आज हम लखनऊ गए फिर वापस आए, उसमें पेट्रोल गया, हमने खाना पीना खाया, जो कुछ भी खर्चा होता है, जो किसी बिजनेस को चलाने में जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब देखिए, जो CDSL अभी हम लोग बात कर रहे थे, इसका ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। पहले ये तो देख लें ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता क्या है। वो बढ़ रहा है। अच्छा, बढ़ रहा है, ठीक ठीक। अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये पैसा लो 50 लाख रुपए, कोई बिज़नेस करो, और आप कोशिश करते हैं हॉस्पिटल चालू करने का, तो उसमें खर्चा खूब हो रहा है। जब खर्चा खूब होता है तो उसको बोलते हैं हाई केपेक्स बिजनेस। हाई केपेक्स उसमें मतलब खर्चा बहुत है। जैसे बिग बाज़ार जो है, उसने ढेर सारे उसी का एक जोड़ीदार दोस्त आदमी था, उसने एक जूते की कंपनी बनाई और वो सोच रहा था मैं नाइकी को टक्कर दूंगा। एक साथ उसने एक ही साल में 17 अलग अलग सिटीज़ में जूते की दुकानें खोल दी, शोरूम्स खोल दी। पूमा तो बहुत बड़ी कंपनी है। डूब गया वो आदमी, ख़त्म हो गई उसकी। उसने इंटरव्यू दिया है उसके राज शिमानी चैनल पे, उसका मुझे नाम नहीं याद है, बताऊंगा। वो गया था, फॉरेन गया था, वहाँ पर अलग अलग डिज़ाइनर से शूज़ डिज़ाइन करवाया था उसने। बट वो बोलता है मैंने बहुत ज़्यादा खर्चीला काम कर दिया। और वहीं पर आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अभी आप उस कंपनी को जानते भी नहीं होंगे। वो कंपनी का इस समय नेटवर्थ है 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा। उसका नाम है डी मार्ट। उसका लोगो को देखेंगे बोलेंगे क्या बोरिंग लोगो है, और अगर उसकी दुकान में चले जाएंगे बोलेंगे तो और बेकार कंपनी है, क्योंकि उसमें एकदम सस्ती सस्ती सब्जियां, खाना पीना ही मिलता है, और वो भी हाई फाई नहीं है। लेकिन उस कंपनी की कीमत है 2 लाख करोड़ इस समय। और इसलिए क्योंकि वो शुरू में उसने बहुत कम खर्च वाले बिजनेसेस, दुकानें खोली, प्रॉफिट आया बट खर्चा बहुत कम था। इसलिए मुझे टेंशन हो रही थी जब हमने डिसाइड कर रहे थे कि हम दूसरा हॉस्पिटल सेंटर खोलेंगे। जैसे ही दूसरा सेंटर खोलेंगे खर्चा बढ़ जाएगा। इसलिए कह रहे हैं ROCE में सिंपली ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एम्प्लॉयड कैपिटल। कि ठीक है, मैंने एक साल में 50 लाख रुपए कमाए, ये तो ठीक बात है, लेकिन उस पैसे को कमाने के लिए मैंने टोटल पैसे कितने लगाए थे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट 50 लाख का मेरे को प्रॉफिट हुआ, लेकिन लगाया कितना? लेट्स से 2 करोड़ रुपए लगाया या 5 करोड़ रुपए लगाया, तो 5 करोड़ नीचे रहेगा, 50 लाख ऊपर रहेगा। 50 लाख अपॉन 5 करोड़ कितना हो गया? 50 लाख अपॉन 5 करोड़। एक मिनट, इंटू 100, 10। तो ये है 10%। ROCE है 10%। कि 5 करोड़ लगा करके 50 लाख रुपए कमा रहे हो, ROCE है 10%। ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एज डिफाइंड अर्लियर, द ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस और एबिट। एबिटा नहीं, एबिट कह रहे हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। यहाँ पर 2 चीज़ें और आ गई, इंटरेस्ट और टैक्स। ये इंटरेस्ट क्या है? जो बचे हुए पैसे पे इंटरेस्ट लगता है। नहीं बेटा, इंटरेस्ट कौन लगाता है? बैंक वाले जिनसे आप कर्जा लेते हो। हाँ, आपने बैंक से, मान लीजिए हमने 5 करोड़, हमारे पास तो है नहीं, आपने अपने पापा के पास भी नहीं है, तो आप बैंक से लोगे कर्जा, तो बैंक बोलेगा ठीक है हम आपको 10% ब्याज पे देंगे। 1 साल बाद आपने 10% 50 लाख रुपए कमा लिए, और आपको बैंक को कितना देना है? 10% दे दो उनको।
खत्म। इसीलिए कहते हैं लोन पे धंधा होता लेकिन इसके साथ साथ आपका एक और चीज़ है, टैक्स। वो तो हम भूल ही गए थे देना। वो तो बचा ले, हाँ, बचेगा कैसे, कितना बचा लोगे? इंडिया में बचा लेते ना। फिर आपके ऊपर आएंगे टैक्स वाले, बोलेंगे इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हो और टैक्स कितना दिया। सब कैश का बिजनेस करोगे, बाद में आ जाएंगे मोदी जी नोटबंदी करवा देंगे तुम्हारे जैसे लोगों के लिए। तो इसको बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एबिट लिखा है, EBIT। Why do we not use the profit after tax instead? Remember, we want to understand a business's operating performance, and mixing it with financial measures like tax and interest will muddy the waters. देखिए, एक नदी में पानी आ रहा है या एक नहर में पानी आ रहा है और उस पानी को आप पीना चाहते हैं, आप प्यास से मर रहे हैं, तो आप देखते हैं वो पानी कैसा है। और गौतम बुद्ध बोले थे एक बार, अगर पानी पीना है, नहर में से पानी पीना है, तो बहुत स्लो धारा वाली पानी है, उसको आराम से ऊपर से पी लो। मान लीजिए आपने गंदा कर दिया, आपका हाथ लग गया और मिट्टी निकल के आ गई, तो कुछ मत करो, उसको छोड़ दो, तो मिट्टी नीचे दब जाएगी, पानी बहेगा, फिर पी लो। यहाँ कह रहे हैं कि अपने को ये जानना है कि वो बिज़नेस कितना अच्छा से काम कर रहा है। टैक्स तो सबके ऊपर लगेगा, अच्छी कंपनी पर भी टैक्स लगेगा, ख़राब कंपनी पर भी टैक्स लगेगा, लेकिन जैसे ही टैक्स और ये इंटरेस्ट डाल दोगे तो आपका पानी साफ़ पानी है या गंदा पानी है ये नहीं पता चलेगा। बहुत सा पानी साफ़ होता है, बहुत सा पानी गंदा होता है। नदी गंगा जी को देखिए तो थ्रू एंड थ्रू दिखाई देती नहीं है, और बहुत सी नदियाँ ऐसी होती हैं एकदम साफ़ साफ़ पानी। इनफैक्ट जब हम लोग वहाँ गए थे, पहाड़ों पे गए थे, ऋषिकेश के और ऊपर गए थे, चमोली, वहाँ पर गंगा नदी का पानी एकदम ट्रांसपेरेंट था, फर्स्ट डिग्री थी एकदम साफ साफ दिखती थी। तो यहाँ कह रहे हैं अपने को साफ साफ देखना है कि उस कंपनी ने कितना अच्छे से अपने पैसे को लगाया और पैसा कमाया। अभी टैक्स वैक्स का झंझट बाद भी देना यार, समझ में नहीं आएगा, उससे गंदा हो जाएगा, उससे हमारा जो फिगर है वो ख़राब हो जाएगा। We do not ignore tax. We do not ignore tax of interest charges in our overall evaluation of the business, but for calculating ROCE, we limit ourselves to operating performance. ऐसा नहीं है कि हम टैक्स को या इंटरेस्ट को इग्नोर कर देते हैं, दोनों को हम चेक करते हैं, वो भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन सबसे पहला फैक्टर नहीं है। इस समय सबसे पहले हम देखना चाहते हैं उस कंपनी का ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कितना है। समझ में आ गया? थोड़ा और पढ़ लें, 2 मिनट की बस करें। व्हाट अबाउट द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड? भैया कितना पैसा लगाया टोटल कंपनी को चालू करने के लिए? दिस टिपिकली कॉम्प्राइजेस 2 फैक्टर्स, नेट वर्किंग कैपिटल एंड नेट फिक्स्ड एसेट्स। जैसे अभी हम लोग का रिम्पी स्कैन चल रहा है, इसमें 2 चीज़ें हैं। नेट वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मतलब अभी मुझे इस महीने जो पैसा लगाना है, क्या वो है आपके पास? एम्प्लॉयज़ की सैलरी, नई मशीनें खरीदनी हैं, रिएजेंट खरीदने हैं, बिजली का बिल देना है, और भी कोई खर्चा आ गया वो देना है, वो है नेट वर्किंग कैपिटल। वो कैपिटल काम कर रहा है, रनिंग वर्किंग। और दूसरा नेट फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स मतलब वो पैसा है लेकिन वो खर्चा नहीं हो रहा है, वो फिक्स्ड है। ज़मीन मशीन है, लेकिन मशीन धीमे धीमे पुरानी होती जाती है, उसका पैसा। गोल्ड इस बिज़नेस में नहीं लग रहा है, आपने गोल्ड लेकर खरीद कर रख दिया लेकिन वो बिज़नेस में काम नहीं कर रहा। हाँ, गोल्ड आपके लिए फिक्स्ड एसेट्स और शायद रनिंग एसेट भी हो जाए अगर आपकी ज्वेलरी की दुकान हो। तो 2 चीज़ें हो गई। कैपिटल जो आप लगाएंगे, हम लोग ROCE देख रहे हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल कितना होगा? 2 टाइप के कैपिटल होंगे, नेट वर्किंग कैपिटल और नेट एसेट्स। In the net working capital, we like to exclude excess cash, that is cash minus debt, if cash happens to be much greater than debt. अच्छा, बड़े चालाक लोग हैं यार, मतलब चालाक हैं, अच्छा ही है। अब किसी के पास मान लो नेट वर्किंग कैपिटल देख रहे हैं आप, मैंने आपको दिया 5 करोड़ रुपए, जैसे मेरे पास है नहीं और आप इस लायक नहीं कि मैं आपको दूं, मान लीजिए ऐसे मैंने आपको दिया, तो आपने उस 5 करोड़ में से लेट्स से 4 करोड़ की ज़मीन खरीद ली, टेंशन ख़त्म कि पैसे बढ़ेंगे, बाद में नहीं हुआ तो वापस कर देंगे। 1 करोड़ आपके पास है चलाने के लिए, बिज़नेस चलाने के लिए। अब उसमें से भी आपने 50 लाख रुपए बचा के रख लिए कैश,
और बाकी 50 लाख को आपने मशीनों में, सैलरी में यहाँ पर देना शुरू कर दिया। तो कुछ पैसे बचा के रखे, बोलते हैं वी डोंट काउंट दैट। नेट वर्किंग कैपिटल वी लाइक टू एक्सक्लूड कैश, कैश माइनस डेट इफ कैश हैपेंस टू बी मच ग्रेटर देन डेट बिकॉज एक्स्ट्रा कैश इज नॉट ऑपरेटिंग एसेट। आप बोलोगे बड़े पापा आपने मुझे पैसा दिया था ना, तो मैंने इस महीने कितना कमाया, 50 लाख बचा के रखा था, उधर में 2 लाख रुपए कमाया, 52 लाख रुपए कमा के दिया है मैंने इसमें। पर हमें किसी भी कंपनी के ये सब चीज़ों के बारे में कैसे पता चलेगा? स्क्रीनर करके सब सीरियस, यही तो बेटा, यही तो दिक्कत की बात है। क्योंकि अभी तो आप ये देखना चाहती हैं कि आपके स्कूल के बच्चों के नंबर कितने अच्छे आ रहे हैं कि नहीं। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपकी कंपनी के नंबर कैसे आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बेटा 2 टाइप के लोग होते हैं, एक जिनको वही काम करते हैं जो समझ में आता है, और दूसरे वो जो वो चीज़ समझना चाहते हैं जो सबके काम आ रहा है। नहीं समझे? स्टॉक मार्केट इस समय इंडिया में 100 करोड़ की पॉपुलेशन अगर है, कितनी पॉपुलेशन इंडिया में? 100 से ज़्यादा ही है। 120 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है। अगर आधी जनता भी, आधी नहीं 50 करोड़, कितने समय स्टॉक मार्केट में होंगे मुझे पता नहीं, बट कंपनी तो सभी यूज़ कर रहे हैं। लिस्टेड कंपनी से बताता रहा था कि 5,000 से ज़्यादा है। नहीं, लोग जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, रिटेल। 1 CR पॉपुलेशन इंडिया की। एंड हाउ मेनी आर इन्वेस्टिंग? कम से कम नहीं तो 2-3 करोड़ लोग इन्वेस्ट कर रहे होंगे। और वो बढ़ता ही जा रहा है। इंडिया में 160 मिलियन। 161 मिलियन। मतलब करीब 16 करोड़। 60 मिलियन मतलब 6 करोड़। 16 करोड़। आप ये देखना चाहते हैं कि मेरे 30-40 बच्चे, 50 बच्चे कैसे इंग्लिश हिंदी अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपको ये पूछना है कि मेरे 30-40-50 कंपनी जिसमें पैसा लगाने वाली हूँ वो कहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके नंबर कैसे हैं। अब बिल्कुल सही कहा, मुझे भी, मैंने कहा ना मुझे नहीं पता ये सब चीज़, मैं पहली बार खोज रहा हूँ। अब मैंने पहली बार एक कंपनी को देखा, मैं ज़ीरोधा खोल रहा था, दिखा अरे इसमें तो दिया है रेवेन्यू, ROC भी दिया है। क्लिक किया, देखा, एकदम पहली बार देखा। Also, high ROCE companies generate a lot of cash, and incorporating cash into capital employed number will unnecessarily reduce ROCE. आप और चालाक आदमी हैं, 5 करोड़ रुपये आपके पास आया और उसमें आपने पैसा कमा लिया, ढेर सारा पैसा कमाया। मान लो इस साल आपने 5 करोड़ में से 50 लाख की जगह 2 करोड़ कमा लिए। हाई ROCE कंपनीज जनरेट लॉट ऑफ कैश। कितना आपने कैश का जनरेट किया? 2 करोड़। 2 करोड़। इनकॉर्पोरेटिंग कैश इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड। आप बोलेंगे वो 2 करोड़ भी लगा दो मैंने कैपिटल में, विल अननेसेसरली रिड्यूस ROCE। गड़बड़ी हो जाएगी। 5 करोड़ पे आपने 50 लाख कमाए, अब आपने कहा यार 5 करोड़ लगाए थे, 50 लाख कमाए थे, अब मैंने ज़्यादा कमाया, 5 करोड़ लगाया, 2 करोड़ कमाया, ठीक। अब आपने 2 करोड़ को कहाँ लगा दिया? ये क्या है? 5 करोड़ क्या है? कैपिटल। 2 करोड़ लगा दिया तो ये कितना हो गया? 7 करोड़। अब कैपिटल कितना है? 7 करोड़। और आप बोलेंगे मैंने कमाया कितना? 2 करोड़ अपॉन 7 करोड़। गड़बड़ हो जाएगा पूरा, गलत आंसर आएगा। इसलिए उसको कैपिटल में भी मत लगाओ। इसलिए अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप अच्छे BCom भी हो, अकाउंटिंग भी समझें और आप दूर तक कंपनीज को समझना चाहें, फाइनेंस को समझना चाहें तो समझ सकते हैं। If you are uncomfortable with this, you can include a portion of cash in capital employed for an acquisitive company. We also include capital invested in acquiring businesses. बोलते अगर बहुत अच्छी कंपनी है तो हम ये देख लेते हैं कि भैया उसने जो उसके पास पैसा था, कैपिटल था, उससे उसने कौन सी कंपनी खरीदी। जैसे अपने फेसबुक ने $1 बिलियन की कंपनी खरीदी थी, पता ही कौन सी? इंस्टाग्राम। एक कंपनी खरीदी थी $19 बिलियन की। $19 बिलियन कौन सी थी? व्हाट्सएप। तो ये बोल रहे हैं हम उसको जोड़ लेंगे। अगर उसने अपने कैपिटल को लगा करके कोई कंपनी को एक्वायर किया है, एक्वायरिंग बिजनेसेस, तो हम जोड़ लेंगे उसमें। बट लेट्स कीप थिंग्स सिंपल फॉर द मोमेंट। लेकिन अभी दिमाग खराब मत करिए, सिंपल रखिए। Thus ROCE फॉर नॉन फाइनेंशियल कंपनीज can be defined as follows.
जो फाइनेंशियल कंपनीज नहीं होती उनके लिए आरओसी मतलब नेट वर्किंग कैपिटल प्लस नेट फिक्स्ड एसेट्स। नहीं, एबिट डिवाइड बाय। हाँ एबिट, उसी को एबिट नाम दिया है, अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स। तो ये कैसे, मतलब थोड़ा एग्जांपल दीजिए, एबिट डिवाइड बाय ये कैसे क्या होगा? देखिए एबिट मतलब आपका पैसा जो कमाया आपने। ये नॉन फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती है पहले जी? नॉन फाइनेंशियल कंपनीज मतलब कोई फाइनेंशियल कंपनी बताइए जिसमें बैंक, सब फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं। ऐसे बैंक फाइनेंशियल। बोल रहे हैं उसको दिमाग मत लगाओ अभी, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। अच्छा। कोई लोन देने वाली कंपनी है, माइक्रो लोन देने वाली कंपनी है, अभी मुझे नाम ही नहीं पता है, बहुत सी HDFC की IDFC HDFC ऐसी बहुत सी कंपनीज है जो पैसे के साथ ही डील करती हैं। अब आप बोलोगे भैया मेरे पास तो पब्लिक का 5,000 करोड़ है, तो मेरा कैपिटल है कि नहीं? लेकिन वही कैपिटल मैं किसी को लोन दे रहा हूँ, मैंने 5,000 करोड़ लिया है और 10,000 करोड़ दे चुका हूँ लोन, कितना कैपिटल है आपके पास? इसलिए बोल रहे हैं उनके अंदर में जाइए आप, सिंपल रखिए। आरओसी मतलब एबिट डिवाइडेड बाय नेट वर्किंग कैपिटल प्लस नेट फिक्स्ड एसेट्स। आपने एबिट मतलब कितना पैसा आपने कमाया है पूरे साल भर में, डिवाइड कर दीजिए टोटल कैपिटल से, जिसमें आपका जो आपने ज़मीनें खरीदी हैं फिक्स्ड एसेट्स और जो आपका वर्किंग कैपिटल है वो, ये जोड़ लो। हर लिस्टेड कंपनीज़ का ये ज़रूरी है कि वो ये सब कुछ कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को दिखाएं, सेबी को दिखाएं, तभी उनका स्टॉक नेट पे रहेगा। जो कंपनीज में कंप्लायंसेस नहीं करते उनको निकाल के फेंक दिया जाता है। डू यू नाउ सी वाई यूजिंग ऑपरेटिंग मार्जिन टू फिल्टर बिजनेसेस मे नॉट बी द बेस्ट अप्रोच? तो आप क्या देख पा रहे हैं क्यों प्रॉफिट नापने से कंपनी को नहीं समझ पाएंगे आप? मार्जिन डू नॉट टेल अस व्हाट वी हैड टू इन्वेस्ट टू गेट दोज मार्जिन्स। अब मान लीजिए मैंने 100 करोड़ का बिजनेस लगा दिया, मैं पापा से ले लिया, और फिर पापा ने बोला कितना पैसा कमाया? बोला पापा 10 करोड़ रुपए कमाए, और आपके पूरे न्यूज़ में पूरे इंडिया भर में सब जगह पहले साल में ही इस कंपनी 10 करोड़ का प्रॉफिट किया, 10 करोड़ का प्रॉफिट किया। अरे बुद्धू, लगाया कितना? एक कंपनी है बेचारी 1 लाख रुपए कमाई और एक ने 10 करोड़ रुपए कमाया, और इसने 100 करोड़ लगाया था, उसने 1 रुपये नहीं लगाया था। वो सब कुछ अपने ज़ीरो से चालू किया उसने। तो कौन सी अच्छी कंपनी है जिसने 1 लाख रुपए कमाया ज़ीरो से? इसलिए कह रहे हैं खाली मार्जिन से काम नहीं चलता, मार्जिन पूरी कहानी नहीं बताती। द एडवांटेज ऑफ मेजरिंग ROCE इज दैट इट अकाउंट्स फॉर क्वालिटी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द न्यूमरेटर एज वेल एज बैलेंस शीट इन द डिनोमिनेटर। भैया आपको किसी कंपनी का प्रॉफिट लॉस देखना है, खाली रेवेन्यू नहीं देखना है, खाली मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन नहीं देखना है। उस पूरी प्रॉफिट एंड लॉस मतलब एक मरीज़ का सेहत, जैसे एक मरीज़ की सेहत होती है, एक बच्चे का स्कूल का मार्कशीट होती है जिसमें कि पता चलता है बच्चा कैसा है पढ़ने में, ऐसे एक कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखा जाता है। इसलिए जब ये ज़ोमैटो टाइप की कंपनीज़ का स्टॉक बहुत महंगा जा रहा था तो आपके ये राकेश झुंझुनवाला बोलते हैं ये सब बकवास है, कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है, लॉस ही लॉस कर रही कंपनी, और स्टॉक मार्केट में खूब ऊपर ऊपर उसको शेयर बिक रहे थे बहुत महंगे महंगे। बोलते हैं ये सब नीचे आ जाएगा क्योंकि उनके पास प्रॉफिट है नहीं। जिस रेट की इडली मिलती है उससे कम पैसे में वो सामान घर पे पहुंचा के दे रहे हैं। इडली मिलता है 50 रुपये का, मान लो मार्केट में दुकान में जाते हो 50 रुपये की इडली मिलती है, उसको बनाने का खर्चा आता है मान लो 20 रुपये, और ये लोग 10 रुपये की इडली बांट रहे हैं। आपको भी तो मिलता है, पिज़्ज़ा मिलता है कितने का? 49 रुपीज़ का। अब उसमें कितना पैसा बचता होगा? मान लो 49 की जगह आज डिस्काउंट ले लो, 10 रुपये का पिज़्ज़ा खा लो। अरे एक बार दोगे, 2 बार दोगे, आप दिए जा रहे हो डिस्काउंट, तो इसका मतलब कंपनी लॉस में जा रही है। हाँ रेवेन्यू बढ़ रहा है, ढेर सारे लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं, पैसा भी आ रहा है, लेकिन अंदर से कहीं से लोन लेकर के ये सब कर रहे हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा था इन्होंने कि लेट्स टर्न टू कॉस्टको एंड टिफनी। 2 कंपनीज थी, एक कॉस्टको और एक टिफनी। एक कंपनी का मार्जिन बहुत कम था, एक कंपनी का मार्जिन बहुत ज़्यादा था, प्रॉफिट मार्जिन, लेकिन फिर भी जो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा था वो बेकार कंपनी थी। I claimed that Costco has an operating margin of 3% is better business than Tiffany with 19%. टिफनी एक ज्वेलरी की कंपनी है, उसका प्रॉफिट मार्जिन ऑपरेटिंग मार्जिन वो था 19%, 100 रुपये पे 19 रुपये कमाता था, और ये कॉस्टको कमाता था 3 रुपये 100 रुपये पे। तो बोले कि भाई ये बेकार कंपनी है 3% वाली। इफ़ वी वॉन्ट
if we limit our definition of better to the level of ROCE, then I was right. This is because Costco average ROCE from 2014 to 19 pre-pandemic was 22% compared to Tiffany's 16%. पैंडेमिक से पहले कॉस्टको का एवरेज ROCE था 2014 से 19 तक 22%. मतलब कॉस्टको पैसा लगाता था उसमें प्रॉफिट ज़्यादा पाता था, और वहीं पर टिफनी खूब पैसा लगा करके, बहुत ज़्यादा पैसा लगा करके काफ़ी कमाता था, लेकिन वो कम था. ये कैलकुलेशन कम था. खाली मार्जिन देखोगे तो उसे पता नहीं चलेगा. मार्जिन के नीचे कितना पैसा लगाया गया है ये देखना पड़ेगा आपको. कॉस्टको इज डिप्लॉइंग इट्स कैपिटल मच मोर इफेक्टिवली दैन टिफनी. कॉस्टको समझदार है, वो अपने पैसे को बहुत समझदारी से लगा रहा है. इसीलिए अमेजॉन ने शुरुआत के दिनों में क्या किया, रीड हेस्टिंग गया था उसकी कंपनी के पास, अमेजॉन के पास. रीड हेस्टिंग कौन है? नेटफ्लिक्स के फाउंडर. वो देखकर दिमाग खराब हो गया उसको. बोलते हैं ये आदमी कैसा बिजनेस कर रहा है. इसका $20 बिलियन की कंपनी थी उस समय, और वो टेबल कैसा था उसका, दरवाजे का टेबल बना रखा था. बोलते हैं अभी टेबल की क्या जरूरत है, अभी बिजनेस हो रहा है, प्रोडक्ट पहुंचने दो लोगों के पास. अमेजॉन, आज अमेजॉन $1 ट्रिलियन की कंपनी है, क्योंकि शुरुआत में जो पैसा लगाया उन्होंने फालतू की जगह पर नहीं लगाया. कॉस्ट को बहुत अच्छे से अपने पैसे को बचा के रखा और बचा के लगाया, इफेक्टिवली यूज किया टिफनी से. एंड दिस मोर देन कॉम्पेंसेट्स फॉर कॉस्टकोज लो मार्जिन. इसीलिए कॉस्टको का मार्जिन भले कम है. मैं कभी कभी सोचता हूँ, यहाँ पर आप जाइए, बहुत अमीर लोग जिसकी भी ज़मीनें आप खरीदेंगे ना, मैक्सिमम यहाँ पर जिनके पास 50 करोड़ की 100 करोड़ की ज़मीनें हैं लखीमपुर में, उनके ओनर्स कहाँ बैठते हैं मालूम है? कहाँ बैठते हैं? मंडी में, गल्ला मंडी में. किसी की तेल की दुकान है, किसी की चावल की दुकान है, किसी की कुछ दुकान है, गल्ला मंडी में बैठते हैं. अब जाएंगे तो बैठने का मन नहीं करेगा आपको. उनके 10-10 करोड़ के गल्ला मंडी के काम चल रहे हैं. पूछो प्रॉफिट मार्जिन कितना है, बोलेंगे हम तो 100 रुपये पे 1 रुपये का प्रॉफिट लेते हैं बस. मुझे लगता था 1 रुपये लेते हैं, लेकिन फिर भी बैठ रहते हैं. इससे अच्छा कोई और बिजनेस करें, उनका ROCE हाई होगा. कुछ तो फायदा होता होगा, तभी तो वहाँ बैठे हैं. बस आज का एक लास्ट इसको कर लेते हैं. देखिए, इसको समझने के लिए सिंपल तरीके से कह रहे हैं. कॉस्टको नहीं, हाँ, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ जस्ट वन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट्स कैपिटल एम्प्लॉयड. अब दोनों कंपनीज सामान बेचती हैं. कॉस्टको भी सामान बेचती है और टिफनी भी सामान बेचती है. तो सामान बेचने के लिए इनको सामान खरीदना भी पड़ता है, उसके लिए पैसा लगाना पड़ता है, कैपिटल. तो आइए देखते हैं. इन्वेंट्री मतलब गए, सामान खरीदा, बना करके सामान अपनी दुकान में रखा. आप जाते हैं, वो कौन सी दुकान है जहाँ से कपड़े खरीदता है अमन? जूडियो हो गया, या उसका फेवरेट स्पोर्ट्स, हाँ, H&M, डिकैथलॉन में जो ढेर सारा सामान पड़ा है वो उसका इन्वेंट्री है. हमारे पास देखो ऑलमोस्ट साल भर से पड़ी है ढेर सारी किताबें जो मैंने प्रिंट करा रखी हैं, वो मेरी इन्वेंट्री है. ये रूम मेरे पास, ये किताबें मेरी इन्वेंट्री नहीं है, तो मेरी पर्सनल कलेक्शन है पढ़ने के लिए. लेकिन अगर मैंने किताबें छपा के रखी हैं बेचने के लिए, वो मेरी इन्वेंट्री है. उधर लैब में मेरे पास ढेर सारे रिएजेंट्स हैं, उसको लाया गया है ताकि हम उसको यूज़ करके सेल कर सकें, वो इन्वेंट्री है. तो इन्वेंट्री को देखिए, कॉस्टको कीप्स अबाउट 31 days ऑफ इन्वेंट्री इन इट्स वेयर हाउस एंड रिटेल स्टोर्स. कॉस्टको सामान जो बेचता है, टोटल सामान उसका 30-31 दिन में खाली हो जाता है. 30 दिन के बाद वो नया इन्वेंट्री लेकर आता है. गेस द सेम नंबर फॉर टिफनी. और गेस करिए, टिफनी अपना सामान जब लाती है तो कितने दिन में बेच पाती है? गेस करिए. 521 दिन. मतलब जो माल लेकर आए, रखा है, उनको बेचने में लग जाते हैं साल, 1.5 साल, और ऑलमोस्ट ईयर एंड हाफ. टिफनीज ऑपरेटिंग मार्जिन इज इंप्रेसिव. टिफनी प्रॉफिट मार्जिन तो अच्छा कमाती है, ऑपरेटिंग मार्जिन, बट कॉस्टकोज ड्रामेटिकली बेटर मैनेजमेंट ऑफ इट्स इन्वेंट्री एंड अदर एसेट्स एंश्योर्स इट अर्न्स हायर ROCE देन टिफनी. लेकिन वो अपना सामान को फटाफट खाली कर देती है, बेच देती है, फिर नया सामान लाती है, इसलिए उनका ROCE टिफनी से ज़्यादा है. मैनी इन्वेस्टर्स प्रिफर रिटर्न ऑन इक्विटी. बहुत से इन्वेस्टर्स सोचते हैं नहीं, हमको ROE चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी.
आई डोंट, ऑथर कह रहे हैं मुझे नहीं चाहिए। ROE इज़ कैलकुलेटेड आफ्टर टैक्सेस एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स। इसको मैं चाहता हूँ ये कल पढ़े, नहीं तो फिर आज इतना जो पढ़ा है इससे कन्फ्यूज हो जाएंगे। थोड़ा सा कल इसको रिवाइज भी कर देंगे, फिर इसको पढ़ाएंगे भी, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। इक्विटी मतलब होता है स्टॉक्स, कि मेरा जो स्टॉक्स है, मतलब आज रेट मार्केट में मेरे स्टॉक का रेट ये है, उस पर मैं कितना रेट रिटर्न पा रहा हूँ। अभी देखिए इक्विटी भी नहीं पता ना, इसलिए थोड़ा सा मैं चाहता हूँ हम लोग यहाँ पर रुके। आज मुझे खुशी है कि हमने ROCE को बेसिक तरीके से समझा। एक कंपनी पैसा जो लगा रही है, उस पैसे लगाए पर कितना पैसा कमा रही है, और उसमें भी टैक्स नहीं दिया, अभी इसमें टैक्स नहीं दिया, टैक्स और वो बाद में देखेंगे। मतलब अगर मैंने कोई चीज़ बनाई उसको बेची, तो अगर मैंने 100 रुपये खर्चा किया और मैंने कमाया 500 रुपये, तो मेरा कितना होगा ROCE? देखो एक सामान के ऊपर नहीं होगा, आपने पूरे साल भर में कितना कैपिटल लगाया। एक सामान बनाया तो अभी उसको बिजनेस भी नहीं बोलेंगे। आपने पूरे साल भर में कितनी पूंजी लगाई, नहीं, जैसे मैं ज्वेलरी, हाँ ज्वेलरी बना रहे हो तो साल भर में कम से कम 1 लाख की ज्वेलरी तुमने बनाई। सामान ला करके 1 लाख रुपए का सामान खरीदा, उसको बना करके तुमने ज्वेलरी बेचा और 50,000 का ज्वेलरी बिक गया, 50,000 का ज्वेलरी बचा हुआ है, तो 50,000 अपॉन 1 लाख, तो आपका ROCE हो गया 50%। 50,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100, 50% हो गया। अब अगले साल आपके पास कैपिटल कितना है, 85,000 है, तो आप फिर 50,000 का सामान लेकर आए, और इस बार आपका सामान कम बिका, 25,000 का ही बिका, तो अब आपका 25,000 अपॉन, आपने वो भी कैपिटल में डाल दिया था 50,000, नहीं 1 लाख, तो 25,000 का आपका नेक्स्ट ईयर का ROCE हुआ। तो हर साल का ROCE देखा जाता है। इसलिए ये अच्छी चीज़ है कंपनीज़ में। हमेशा वो बोलते हैं जब आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो बताओ मेरा स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट कितना है। ऐसा नहीं होता अरे यार ये चीज़ फूल भी तो कर सकती है। नहीं, ये सब चीज़ें अगर आप लिस्टेड कंपनी है जहाँ पर लोग आपके शेयर खरीद रहे हैं, अगर आप फूल करते हैं तो आप चोरी कर रहे हैं, आपको जेल हो जाएगी। सेबी मेन है। जैसे हमने वॉक्सवैगन के बारे में, उसने ये चीज़ तो नहीं, लेकिन फूल किया था ना उस चीज़ को लेकर। बिल्कुल, जो लोग भी स्कैम करते हैं फिर उनको जेल होती है। वो भी यहाँ पर आपको पहचान, आपको देखिए आप इन्वेस्टर हैं तो आपको, आपका पैसा है, कहीं लगाने से पहले आपको 100 बार इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, खोज करना पड़ेगा। अगर फूल करने वाले चोर लोग हैं तो उस कंपनी में मत लगाइए, ठीक है। कोई ऐसा काम खोजिए जो बहुत वैल्यूबल भी है और आपको उसमें इंटरेस्ट भी आए। अब मुझे इन्वेस्टिंग के बारे में एक सिंपल सी चीज़ पता चल गई है। आप जा कर के स्टॉक खरीदिए मत। जैसे हम लोगों ने आज डिसाइड किया, जो ग्रुप बनाया हमने DK स्टॉक्स, उसमें अगर आपने कोई कंपनी का नाम सुन लिया तो उस कंपनी का नाम लिखो उस ग्रुप में, और उसका रेट क्या चल रहा है वो लिखो। हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। इसके साथ साथ हम लोगों को रोज़ डालना चाहिए उसमें 2 चीज़ों का फिगर। एक तो सेंसेक्स क्या चल रहा है, सेंसेक्स आज कितना चल रहा है, और दूसरा निफ्टी। ये 2 कुछ ऐसा मान के चलिए जैसे कि मौसम, टेम्परेचर जानते हैं ना आप, अगर हाँ वेदर, टेम्परेचर अगर 50 हो गया इसका मतलब दुनिया में हाहाकार मच गया, पता है सबको। और नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है जब हाहाकार नहीं मचता? 30 अभी देखिए हमने 24 पे AC चला रखा है। 30 डिग्री बाहर होगा। अगर 24 डिग्री आसपास में मौसम हो तो बहुत अच्छा लगेगा हम लोगों को, कश्मीर जैसा मौसम हो जाएगा। और वहीं पर अगर ये कम होके 10 डिग्री हो जाए तो भैया बहुत कान वान ढकना पड़ेगा। देखिए छोटे बच्चे को नहीं पता होगा, लेकिन आपको समझ में आ गया है कि भाई न 50 होना चाहिए न 10 होना चाहिए। ऐसे ही हम लोगों को पता होना चाहिए कि सेंसेक्स यार 25,000 चल रहा है, ये सेंसेक्स चल रहा है, और अचानक से 25,000 का घट करके 20,000 हो गया, इसका मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़ हुई है। लोग बोलते हैं अरे सेंसेक्स गिर गया, लोगों के करोड़ों हज़ारों लाखों करोड़ रुपए ख़त्म हो गए। तो जब सेंसेक्स गिरता है, मतलब मार्केट गिरता है, तब अपने को एक अच्छी कंपनी खरीदनी है, एक अच्छी कंपनी का स्टॉक खरीदना है। वो क्यों, अभी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आपको तो पता ही नहीं कौन सी अच्छी कंपनी कौन सी खराब। सेंसेक्स कुछ अभी मत ही कहो कि मुझे पता है कि नहीं पता। आप ये जानो सेंसेक्स कोई चीज़ है, उसमें कुछ नंबर आता है, बस गिरता है। वो जब गिरता है मतलब भैया दुनिया में गरीबी आ गई। वो जब उठता है इसका मतलब दुनिया में अमीरी आ गई।
इसलिए लोग कंपनी बनाते हैं और वो चाहते हैं कि उनके स्टॉक का प्राइस बढ़े। अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस है, रिलायंस जैसी कुछ कंपनीज होती है शायद 25 या 30 या 50 पता नहीं कितनी, उन सब का एक एवरेज निकाला जाता है जिसको सेंसेक्स बोला जाता है, और ऐसे ही एक एवरेज निकाला जाता है इसको बोलते हैं निफ्टी 50। ये आपको पता होना चाहिए रोज़, कम से कम ये 2 नंबर पता होना चाहिए कि आज सेंसेक्स कितना गया, आज सेंसेक्स कितना गया। और अगर सेंसेक्स बहुत तेज़ी से बढ़ा, 25,000 था आज, अच्छा ये भी पता होना चाहिए कि तेज़ी से बढ़ना किसको बोलते हैं। 25,000 का 26,000 हो गया। अब ये तेज़ी से बढ़ा कि स्लो बढ़ा हमको पता नहीं है, क्योंकि नॉर्मल ग्रोथ क्या है सेंसेक्स की हम नहीं जानते। इस तरह की कुछ बेसिक चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, तब जाके आप स्टॉक मार्केट में ठीक वैसे ही कमा पाओगे जैसे आप बैंक में पैसा कमा पाते हो। हाँ, बैंक में कहाँ पैसा कमाते हैं हम लोग जी? वाह वाह, कभी सेव किया है? आपके बैंक में पैसे हैं? सेविंग में मिलता है इंटरेस्ट। आपके बैंक में पैसे हैं कितने, और कितना इंटरेस्ट मिला उसमें? 5 की 6, 3 की 4। आज जाके अपने घर में अपना पासबुक देखिएगा और उसमें देखिएगा कितना पैसा आया है, क्योंकि आप वो पैसा कमा रहे हैं, वो आपकी इनकम है। जो आदमी अपने बैंक अकाउंट में जो पैसा कमा रहा है उसको नहीं जानता, उसका मतलब उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं पैसा, वो तो ज़ीरो है। बल्कि मेरे को 1300 रुपये मिला था। खुश होइए, बिकॉज रॉबर्ट कियोसाकी बहुत फेमस राइटर है रिच डैड पुअर डैड का। बोलता है मेरे अपने पापा जो थे वो पुअर डैड थे, गवर्नमेंट जॉब किया, फिर बुढ़ापे में जब थोड़ा रिटायर होने लगे, पैसा इकट्ठा हुआ, जाकर के एक कोई आइसक्रीम कंपनी का फ्रेंचाइज ले लिया, और फ्रेंचाइज में पूरा डूब गया उनका, पैसा ही नहीं कमा पाए, वो गरीब मरे। उसको बोलते हैं, सगे बाप थे उसके। और फिर उसने बताया रिच डैड, जो शुरुआत में बहुत गरीब थे लेकिन वो बिज़नेस करने की कोशिश करते थे, सीखने की कोशिश करते थे, उसके साथ जाकर के इसने बिज़नेस सीखा। तो वहाँ पर आपको पूछना पड़ेगा, वो बोलता है कि मनी शुड वर्क फॉर यू। तो बैंक में अगर आप पैसा रखते हैं तो पैसा आपके लिए काम करता है, तो पता तो चले वो कितना काम करके दे रहा है मुझे। जब आप बैंक के पैसे को पहचान पाएंगे कि इतना पैसा मैं कमा रहा हूँ, मान लो आपके पास अभी तो आपके पास 2,500 रुपये है, आपके पास कितना है? 50,000। आपके पास 7,000, और आपके पास पता ही नहीं। नहीं, तुम्हारा खाता बना है भाई, बड़ा कम से कम अकाउंटिंग रखो। अगर कमाना है, स्टॉक में अगर कमाना है तो बैंक में पहले कमाई को पहचानो। हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो डिटेल है कि कैसे हम किसी कंपनी का ROCE देखें। किसी कंपनी का ROCE देखा आप लोगों ने? बैठे थे? अच्छा, किसी कंपनी का नाम जानते हैं आप? चलिए देखते हैं एक आध कंपनी का ROCE। स्क्रीनर में मिल जाएगा, बताओ। मैं तो उस पर ख़रीदता हूँ, किस पे? ज़ीरोधा पे। दिखेगा? ज़ीरोधा पे, हाँ, ज़ीरोधा काइट नाम का ऐप है, और उसमें खोलते हैं, और मेरे पास है पोर्टफोलियो में सबसे ऊपर सिप्ला कंपनी का चार्ट तो ये रहा। सिप्ला व्यू करंट, हाँ इसका दिखा रहा है फंडामेंटल्स में ओवरव्यू आ रहा है। PE कुछ चीज़ नाम है, ROE दिखा रहा है। आज थोड़ा सा हम लोग ROE पढ़ने वाले हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी। जब इसमें सर्च करते हैं तो ये सारी कंपनी आ गई। सिप्ला का ROCE 22.80 है। सबके कंपैरिजन में लुपिन डॉक्टर रेड्डी का ज़्यादा है। लेकिन अब वही जगह इसमें वो आ नहीं रहा है जो मैंने लिया है शेयर, वो नेटको फार्मा है। नेटको फार्मा का 30% ROCE चल रहा है। ये बता सकते हैं। कंपनी कौन सी देख रहे हैं हम लोग? सिप्ला। कौन सी? सिप्ला का है कि कंपनी है? वेरी गुड वेरी गुड। फार्मास्यूटिकल की। उसका स्टॉक क्या रेट चल रहा है? 2200 चल रहा है क्या? एकदम इधर आ जाएगा 1576। 1576, 1500 रुपये, करीब 1600 रुपये। अच्छा, सिप्ला का वो कितना है? ROE, अरे ROCE इधर नीचे आएंगे, ये देखिए 22%। कितने एकदम स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट की तरह बात करें। सिप्ला का जो 22% चल रहा है ROCE,
नहीं देखिए लिखा तो है, लेकिन हम पहली बार देख रहे हैं। जब आप कोई चीज़ देखेंगे तब उसकी शक्ल पहचान में आएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा। अब मैं बताता हूँ। सिप्ला जानती हैं आप, क्या है सिप्ला? दवाइयों की कंपनी है। उस कंपनी का एक शेयर अगर आप खरीदती हैं तो कितने का मिलेगा? 1500, 1576। ये तो समझ में आ गया। अच्छा, अब उस कंपनी का हमने पिछली बार पढ़ा था ROCE, वो क्या है? रिटर्न ऑफ इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड। आप नहीं थे क्या लास्ट टाइम? वो आरओसी। रिटर्न ऑफ कैपिटल हाँ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कि जो आपने पैसा लगाया है कितना वापस वो पैसा, उस पैसे पे कितना कमाई आ रही है। जैसे मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था, इनको भी 5 करोड़ दिया, आपको भी 5 करोड़ दिया, आप उस 5 करोड़ से कमा रही हैं 1 करोड़, ये कमा रहे हैं 2 करोड़, तो किसका ROCE ज़्यादा है? इनका ज़्यादा है। तो वैसे ही सिप्ला कंपनी का ROCE है 22%। मतलब अगर 1 करोड़ रुपये सिप्ला ने अपना पैसा लगाया तो वो 22% कमा रही है। 1 करोड़ का 20% कितना होता है? 20 लाख। तो 22.8% मतलब 22,80,000 रुपये 1 करोड़ रुपये कमा रही है वो। ये इस कंपनी का ROCE है 22%। वहीं पर यहाँ हमारे पास एक किताब है उनकी, वीर सांघवी, कौन सी कंपनी है उनकी? रिलक्टेंट बिलियनेयर। रिलक्टेंट बिलियनेयर, कृष्णमूर्ति की एक किताब है मेरे पास, उसका नाम है रिलक्टेंट मसीहा। रिलक्टेंट मतलब बहुत संकोची, ऐसे ही वो बहुत शरीफ, बहुत ही संकोची बिलियनेयर हैं। उनकी कंपनी का नाम है सन फार्मा। उस कंपनी का हमारे साथ, हमारी फैमिली के साथ एक रिलेशनशिप भी, बताओ कैसे? लक्की चाचू उसमें एमआर है, प्लस विकास चाचू उसमें एमआर थे। उस कंपनी का एक स्टॉक, सिप्ला का एक स्टॉक कितने का है? 1576। सन फार्मा का एक स्टॉक कितने का होगा? ये भी फार्मास्यूटिकल है ना? हाँ, सन फार्मा 1743। ज़्यादा है इसका। हाँ, अब इसका वेरी गुड। आपने कहा ज़्यादा है इसका, इसका मतलब पता है। हाँ, सिप्ला और सन फार्मा के बीच में डिफरेंस 1742, 1742। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा इन्होंने कितना लगाया था। नहीं, अब ये हम लोग खाली देखेंगे ROCE। सिप्ला का ROCE कितना है? 22.8%। और बेचारे सन फार्मा का ROCE कितना है? 17.32। निकालो बाहर, हम तुमको नहीं लेंगे। बहुत अच्छी कंपनी हो, तुम्हारी किताब भी पढ़ ली है, बहुत अच्छे आदमी हो तुम, लेकिन तुम्हारी हम शेयर नहीं लेंगे। क्यों? कम पैसा कमाया। क्योंकि ROCE, बिल्कुल कम पैसा कमाया, अब उसको एक स्टॉक मार्केट की तरह बोलिए, ROCE कम है उसका, ROCE कम। एक और कंपनी है सिप्ला का ही, एक कंपटीशन है, उसका नाम है, बेचारा अपना हीरो नाम रखा है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी का एक स्टॉक कितने का है? गेस करो कोई भाई, गेस करो कितना। अभी बताते हैं। सिप्ला के नहीं, वो ज़्यादा बोल दिया। 5000। 7,000 का है। मैं सोच रहा था लूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा 6,794 रुपये। गिर गया। लॉस में। मैं एक हफ्ते पहले देखा था, पापा जी के यहाँ जब था, तब सिप्ला डॉक्टर रेड्डी 7,100 कुछ चल रहा था। ठीक, गिरा है ये। कोई बात नहीं, डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक गिर गया है, 6,700 रुपये का है। लेकिन उसका ROCE कितना है? हमको ये कह रहे हैं हमारे मिस्टर पुलक प्रसाद, एक क्वालिटी पकड़ो, 100 चीज़ें मत पूछो कंपनी के बारे में, उसका स्टॉक मार्केट से विश्वास मत करो। क्योंकि स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है, जब ढेर सारे लोग स्टॉक खरीदते हैं तो फूल जाता है रेट बढ़ जाता है। जब ढेर सारे लोग स्टॉक बेचते हैं तो रेट गिर जाता है। होना तो यही चाहिए कि अगर कोई कंपनी अच्छी है तो उसका स्टॉक महंगा होना चाहिए, कोई कंपनी बेकार है तो स्टॉक सस्ता होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभी लॉन्ग टर्म पे फोकस कर रहे हैं ना। हम लॉन्ग टर्म में चाहे शॉर्ट टर्म में, हमारा यही टर्म ही, हमारे पास पैसा वैसा है नहीं कुछ, भैया बचा के रखेंगे। अगर समझ में नहीं आता है स्टॉक पे तो पैसा लगाना मत, वहाँ कमाना बैंक से, बैंक में FD कर देना। लेकिन अगर कोई कंपनी का स्टॉक खरीदना है तो आपको क्या पूछना है? उसका ROCE। तो डॉक्टर रेड्डी का ROCE कितना है? 26.53। सिप्ला से ज़्यादा है। सिप्ला से ज़्यादा है। 3 कंपनीज का हमने पढ़ाई किया, कौन कौन सा? सिप्ला, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी। आपके पास पेन वेन है? अच्छा, कॉपी वॉपी है?
तो लिख लीजिए तीनों कंपनीज का नाम। एक और कंपनी का दिखाना है मुझे, फार्मा की है, उसका सुनिए नाम। बराबर क्या कह रहे हैं, हम्म। स्क्रीनशॉट रख लिया फोन में। इसको यार नौकरी पे रखना मत। ठीक ठीक। नेटको फार्मा करके, नेटको फार्मा रेट चल रहा है 1462। नैटको फार्मा, ओ भाई साहब, नैटको फार्मा का स्टॉक अभी तक हमने लिया क्यों नहीं? मैंने ले लिया, अभी लेता हूँ। मैंने 7 शेयर ले लिए। इसके 2 करोड़ के शेयर खरीद लो। नेटको फार्मा है 1462 रुपए की और दे रहा है उसी धीरे धीरे बात करो, बच्चों को समझ में नहीं आता। नैटको फार्मा का एक स्टॉक कितने का है? नहीं 2 करोड़ नहीं भैया, वो तो मैं ऐसे ही बड़ी बड़ी बात। हाँ 1400 रुपये, 1462 रुपये, लेकिन उसका ROC बहुत मुंह में पानी लाने वाला है, 30.05 ROC। तो आप बताइए कौन सी? नैटको फार्मा। डॉक्टर रेड्डी का आर 26%। आप लिख नहीं रहे हैं क्या? अच्छा, डॉक्टर रेड्डी का है 26.53, सन फार्मा का 17.32, सिप्ला का 22.80। और ये सब आपके स्कूल का नंबर नहीं है कि मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, इंटरेस्ट नहीं है मुझे नंबर पाने में। सिप्ला का 22। सिप्ला का है 22.80, और सरकार में सन फार्मा है 17.32, डॉक्टर रेड्डी डॉक्टर रेड्डी हैं 26.53, और नेटको फार्मा नैटको फार्मा है 30.05। लेकिन इन सब के बीच में एक अमिताभ बच्चन भी है अभी और 30.05। एक कंपनी है मैनकाइंड फार्मा, मैनकाइंड सुना है। गेस करिए उसका कितना होगा ROCE? पता नहीं। अरे कोई तो मैंने कहा अमिताभ बच्चन है वहाँ। नहीं नहीं है, ज़्यादा नहीं। मैं बताता हूँ नेटको से कम है लेकिन सन से ज़्यादा है। नेटको से बीच में ही 28 27 24 का। 27 35। नहीं, नेटको से कम है, नेटको का 30.05 है, 27 27 से थोड़ा कम। सिप्ला से ज़्यादा 26 तो रेड्डी का है, उससे भी कम। 25 से भी कम। 24 हम्म 24 24 पॉइंट समथिंग, 24.57। तो हम लोग ये छोटा सा एक्सरसाइज कर रहे हैं ROCE को देखने का। इसमें 2 चीज़ें की हमने एक सेक्टर पकड़ा। सेक्टर कौन सा? फार्मास्यूटिकल। और उस सेक्टर में जो बड़े बड़े अमिताभ बच्चन थे, बड़ी बड़ी कंपनीज थी, उनके स्टॉक को और उनके खास तौर से ROCE को देखा। अच्छा, जब कोविड आया था तो इनका बढ़ गया होगा ना रेट? बिल्कुल बढ़ गया होगा। अभी लोग कह रहे हैं कि जो एनर्जी सेक्टर है वो बढ़ेगा, तो अब मैं क्या करूंगा, सारे जितने भी एनर्जी वाले हैं सबके स्टॉक लिखूंगा और ROCE कितना वो लिखूंगा। जैसे इसमें और ये जो हम्म क्या? जैसे आपने बोला कि मैनकाइंड अभी बचा हुआ है, तो मैनकाइंड का तो लेकिन कम है ROCE उससे। मैनकाइंड का सन फार्मा से ज़्यादा है। हाँ अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, मेरा दिमाग बार बार वहाँ जा रहा है। सबसे पहला चीज़ जो उसमें लिखा है वो है सेल्स क्वार्टर, रुपीज़ इन करोड़ सेल्स। सन फार्मा का सबसे ज़्यादा सेल है, 12,652, मतलब 12,652 करोड़ का सेल्स किया इसने लास्ट क्वार्टर में। 12,000, सिप्ला ने 6,600। कितना डिफरेंस है? ऑलमोस्ट हाफ। जाइडस ने 6,200, हाफ। नैटको फार्मा ने 1,300। सेल्स देख करके अभी मत डिसाइड करिए कि इस कंपनी का खरीदना है, क्योंकि सेल्स सबसे, ये कहते हैं, हाँ यही बोलते हैं पुलक प्रसाद कि ROCE हम लोग देखते हैं, बाकी चीज़ें नहीं देखते। वही कह रहे हैं आज के वीडियो में। मैं आपको खाली इतना बताना चाहता हूँ, मैनी इन्वेस्टर्स प्रिफर रिटर्न ऑन इक्विटी। अब ROE नाम है उसका नाम, अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है ROCE। कुछ बोल रहे हैं, बहुत से जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ROE देखते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी क्या होता है? स्टॉक्स, कि मेरा ये स्टॉक है, इस स्टॉक पे कितना रिटर्न आया। अभी मैं जानता नहीं क्या मतलब इसका। हम अभी इसने कहा कि हम ROCE देख के लेते हैं कंपनी, तो ROCE में क्या डेट भी आता है? नहीं, ROCE में डेट नहीं आता है। तो फिर ये कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं अभी डेट हम देखेंगे, डेट कितना है वो देखेंगे, लेकिन हमने इस चैप्टर का नाम क्या है, इस जो चैप्टर पढ़ रहे हैं
साइबेरियन सोल्यूशन। और इसका नाम साइबेरियन सोल्यूशन क्यों है? क्योंकि हाँ सिर्फ एक चीज पकड़ी गई थी जानवरों में, टेमनेस, तो एक चीज इधर पकड़ने को कह रहे हैं, सिर्फ एक चीज। हमने साइबेरिया में जो लोमड़ियों के साथ में एक्सपेरिमेंट हुआ था, उनको एक क्वालिटी को लेकर के ब्रीड किया गया, खाली एक क्वालिटी, कौन सी? टेमनेस, उनको पालतू बनाने की। तो उस एक क्वालिटी के की वजह से बहुत से जानवर कर लिया, टेम कर लिया, लेकिन उसके साथ साथ और भी चीज़ें बदली। उनके कान का शेप बदला, उनके जॉज का शेप बदला, उनका पूंछ का शेप बदला, उनकी बॉडी का कलर बदला। अब अभी हम देखेंगे आगे, अगर ROCE ज़्यादा है तो डेट कम होगा। ये आगे बता रहा है, ROE is calculated after taxes and interest payment। हाँ, जो कर्जे अर्जे हैं, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। ROCE जब भी आपका किसी भी कंपनी का नज़र जाए तो ठीक है, हम तो ये तो देखेंगे स्टॉक रेट क्या है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए ROCE, हमको देखना चाहिए। इसलिए अगर आप अपनी स्टॉक खरीदने के लिए डिसाइड कर रहे हैं तो इनकी तरह करिए, आप अपने पूरे साल में पैसा इकट्ठा करिए। मान लीजिए 1 लाख रुपए इकट्ठा हो गए, अब उसमें से आप 50,000 रख दीजिए अपने सेविंग बैंक में, FD में, कि वो रिस्क हुआ, गरीबी हुई, कुछ हुआ तो उसको हम उससे खाना खाएंगे। बाकी 50,000 अगर आपने रखा है कि उससे स्टॉक खरीदा है, तुरंत मत खरीदिए। कंपनीज़ का नाम लिखिए, उनका ROCE लिखिए, उनका रेट लिखिए, और जब सेंसेक्स गिरे तो जिस कंपनी का सबसे ज़्यादा ROCE है उसको उठा लीजिए, जितना हो सके उतना। मैंने राकेश झुंझुनवाला का न्यूज़ मतलब एक वीडियो सुना, वो बोलता है मैंने अचानक से, मेरे 2 करोड़ के शेयर थे किसी कंपनी का, उन्होंने लिया था और वो रातों रात 20 करोड़ के हो गए। 20 करोड़ के, इतना आपको यूट्यूब नहीं कमा के देगा। पैसे रखे हैं बैंक में। पापा आज कहते हैं कि अगर मैंने कुछ अच्छी कंपनीज़ के शेयर लेकर के रख दिए होते, ज़मीन की तरह, ज़मीन लेकर छोड़ दिया हमने, बाउंड्री करके छोड़ दी, तो आज वो 100 करोड़ हो गए होते, 200 करोड़ हो गए। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ बिकॉज ज़मीन में ना एक अपर लिमिट है। इस पूरी सबसे इस समय महंगी रोड है ये वाली, जिस पे हम लोग वो मेन हाईवे, इस पे अनुपम नर्सिंग होम है, इस पर रेट चल रहा है 11,000 12,000, एक ज़मीन का रेट है 15,000 रुपये पर स्क्वायर फिट। लेकिन फिर भी ये 1 लाख रुपये स्क्वायर फिट नहीं होगा, उसको होने में अभी शायद 50 साल लग जाए। बम्बई में 1 लाख रुपये स्क्वायर फिट है, बट फिर भी वो स्टॉक की तरह नहीं बढ़ेगा। स्टॉक तो बर्कशायर हैथवे का एक स्टॉक करोड़ का है, अपर लिमिट नहीं है बट लोअर लिमिट है। स्टॉक की लोअर लिमिट क्या है? कम से कम है। अगर गिरा कोई स्टॉक, हम अब अगर हमने पढ़ा नहीं होता और मार्केट गिरा होता तो बोलते बाप रे बाप, गया मेरा सारा पैसा गया, हम लोग फटाफट बेचते। ये कहते हैं जब मार्केट गिरता है तब हम खरीदते हैं। वॉरेन बफेट भी बोलते हैं व्हेन अदर्स सेल वी बाई, when others fear we buy and when others are greedy then we sell। जब दूसरे लोग बेचते हैं हम खरीदते हैं, जब दूसरे डरते हैं तब हम खरीदते हैं। ये इसीलिए क्योंकि उनको कोई ऐसी चीज़ दिख रही है जो हमको नहीं दिख रही है। मैं लिखूंगा ROCE देखना शुरू करिए। पुलक प्रसाद बोल रहे हैं मैनी इन्वेस्टर्स प्रेफर रिटर्न ऑन इक्विटी, ज़्यादातर इन्वेस्टर्स प्रेफर करते हैं ROE, आई डोंट, मैं नहीं देखता हूँ, कंफ्यूज नहीं करता हूँ अपने आप को। ROE इज कैलकुलेटेड आफ्टर टैक्सेस एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड हेंस मिक्स्ड ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस विथ फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज एंड टैक्स स्ट्रक्चर। तो टैक्स का बड़ा चक्कर है भैया। आपका ये जो अमेज़ॉन है बहुत चालू कंपनी है। कैसे? अगर आप अपना कुछ सामान उस पे बेचना चाहते हो तो वो उस चीज़ पे टैक्स लेता है, तो आप सामान बेचते हो। टैक्स की चोरी करती है ये। कैसे? मान लीजिए $100 बिलियन का उन्होंने बिजनेस किया और उनको टैक्स देना चाहिए कम से कम 10 बिलियन मान लीजिए, तो देखेंगे अच्छा US में अगर न्यूयॉर्क में हमारा हेड ऑफिस है तो हम न्यूयॉर्क का टैक्स रेट देंगे, तो इससे अच्छा कोई ऐसी जगह पर अपना हेड ऑफिस डाल दो जहाँ पर टैक्स रेट कम है। तो बिजनेस तो उनका पूरी दुनिया में हो रहा है, पैसा सारा यहाँ भेजेंगे, टैक्स वो उस हिसाब से दे रहे हैं जहाँ पर सबसे कम। इसलिए कह रहे हैं टैक्स वैक्स को मत देखो, बिकॉज ROE में टैक्स भी आता है प्लस आता है इंटरेस्ट, जो हम बैंकों से लोन लेते हैं वो इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, इसलिए अभी उसको मत देखो। एज अ बिजनेस ओनर आई एम मच मोर कंसर्न्ड विथ सुपीरियर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस। आज मैं एक डॉक्टर को मिलने गया था, हम लोग एक हॉस्पिटल खोलने की सोच रहे हैं भाई,
आज नहीं तो कल, हो सकता है 2 साल में 10 साल में हॉस्पिटल खोलेंगे। मेरा मन कर रहा है, अभी पता नहीं, खुल गया तो अच्छी बात है। मैंने देखा एक नया हॉस्पिटल खुल गया। हॉस्पिटल कैसा है, एक छोटी सी दुकान जहाँ मैं और वैभव गए थे। एक डॉक्टर उस रूम में बैठा है और उसमें 3 बेड हैं और मरीज़ भर्ती है 2 मरीज़ भर्ती थे। और अभी मुश्किल से 1-2 महीना हुआ है उसको खुले। आप उसको देखेंगे बोलेंगे हॉस्पिटल है, आप शायद कभी जाएं भी ना वहाँ भर्ती होने के लिए। बोलेंगे इतना छोटा हॉस्पिटल, क्या इलाज होगा। लेकिन वहाँ पर इस शहर का एक डॉक्टर गया इलाज कराने के लिए। मैं जब उसको मिलने जा रहा था तो मैंने फ़ोन किया, कहाँ हैं, तो मुझे बताया दूसरे डॉक्टर साहब ने, उनके फ्रेंड ने, कि वो एसपी वर्मा जी के यहाँ हैं। एसपी वर्मा बहुत रिस्पेक्टेड डॉक्टर हैं यहाँ पर, चंद्रानी ऐसा कुछ नाम है हॉस्पिटल का उनका। मैं गया वहाँ पर, रूम खोल रहा हूँ, दिख ही नहीं रहा डॉक्टर साहब जो बीमार थे। फिर मैंने फ़ोन किया, कहाँ हैं आप, कौन से कमरे में हैं। बोलते मैं तो यहाँ महादेव हॉस्पिटल कुछ नाम है। फिर मैं वहाँ गया, रोड पे हम लोग घूम रहे हैं, कहीं दिख ही नहीं रहा। बोलते मैं लोकेशन भेजता हूँ। लोकेशन भेजा तो देखा भैया एक छोटा सा कमरा जिसमें कि हॉस्पिटल चल रहा है। गेस करिए उस कमरे का किराया कितना होगा। 5,000। एक कमरा होगा जितना बड़ा ये रूम है, इसका डबल। हाँ, जमीन कहाँ पर है? हाईवे पर, उस साइड में एक हाईवे है लखीमपुर के अंदर। घर की जो रोड है, हाँ उसी पे, अमन के रोड पे। 16-17 हज़ार। 16-17 हज़ार, 5,000। पता नहीं, 25,000 दे रहे होंगे। आपने सुना नहीं वहाँ मैं ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर साहब ने बताया 1 रुपये मैं किराया नहीं दे रहा हूँ, अरे वाह। क्योंकि वो ज़मीन उनके चाचा जी की है और चाचा जी के बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, BA से कुछ कर रहे हैं, तो आप चला दो। मतलब बोलते हो आप, ये भी मेरे चाचा हैं, तो 1 रुपये ये बोलते हैं। देखिए इसमें लिखा है सुपीरियर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। बिना 1 रुपये खर्च किए वो बंदा हॉस्पिटल चला रहा है किराए का, AC भी लगा था उसमें। सुपीरियर ऑपरेटिंग मतलब कम से कम पैसे में। जैसे कोई रोज़ यहाँ से सीतापुर जाए, पैसा ले ले कि भैया जाना है बस से और आना है बस से, और जाकर रोड पर बोले क्या बोले, लिफ्ट, जा रहा है लिफ्ट से, आ रहा है लिफ्ट से। घर से कितना पैसा ले रहा है, 100 रुपये रोज़ आने जाने का। पूरे 1 महीने में उसने छुट्टी के दिन भी जा रहा है, क्यों, 100 रुपये मिलते हैं। और जा कैसे रहा है, लिफ्ट से। सुपीरियर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस। एक बिजनेस का अच्छा, मतलब ये चोरी करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं आपसे, मैं बोल रहा हूँ कैसे आप पत्थर में से भी तेल निकाल लें। बोलते हैं हमको ये जानना है। वाइल टेकिंग ऑन लेवरेज, वाई विच विल इम्प्रूव ROE बट नॉट ROC। बोलते हैं अगर आपका एकदम सही पॉइंट था, जब लेवरेज लेते हैं, लेवरेज मतलब, हाँ रुको, ये लड़की इस कमरे में क्यों बैठी है, लिवरेज कोई बोलती है फायदा। नहीं, इधर पढ़ाई का 2 मतलब होता है। लोन। हाँ, फाइनेंस में लोन होता है। इसको भी नहीं पता था, ये भी बेचारा, तुम्हारी शक्ल से पता चला तुम नहीं जानते थे। अब बहस कर रहा है लड़का मुझसे, मुझे फिजिक्स वाला पता है। अरे पॉइंट हो गया। हम लोग यहाँ पर स्टॉक के बारे में, वी आर बिकमिंग वॉरेन बफेट्स एंड बिल गेट्स, हाउ कैन यू से फिजिक्स वाला, ये तो ऐसी गलत बात हो गई यार। लोन मत बनना चाहते हैं। कह रहे हैं वाइल टेकिंग ऑन लिवरेज विच विल इम्प्रूव ROE। अगर आपने लिवरेज ले लिया, लोन ले लिया, तो आपका ROE तो बढ़ जाएगा, लेकिन ROC नहीं बढ़ेगा। ROC नहीं बढ़ेगा। कोई बंदा मान लीजिए कॉफ़ी पी करके खूब अच्छे से काम कर रहा है, मैं उसको नहीं रखूँगा अपने यहाँ, क्योंकि कॉफ़ी एडिक्ट है, वो हेल्दी नहीं है। ऐसे ही लोन लेकर के कोई आदमी का बढ़ गया, ROE बढ़ गया, लोन लेने से ROE बढ़ता है लेकिन ROC नहीं बढ़ता। एंड प्लानिंग फॉर टैक्स में बेनिफिट फर्म इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। इन माई एक्सपीरियंस सक्सेस ओवर लॉन्ग टर्म कम्स ओनली बाय रनिंग ग्रेट ऑपरेशन। अगर आप टैक्स को बचा लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, तो आपको शॉर्ट टर्म में 2-3 महीने में, या मीडियम टर्म में 6 महीने में, साल भर में फ़ायदा हो सकता है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में बुलक कहते हैं सक्सेस तो भैया लॉन्ग टर्म में तभी आती है जब आप बहुत अच्छे से अपना ग्रेट ऑपरेशंस करते हो, अपने बिजनेस को बहुत किफ़ायत से चलाते हो, कम से कम पैसे में चलाते हो। विच ब्रिंग्स अस बैक टू ROCE। इसलिए हम फिर से वापस आते हैं ROCE पे। तो सुनिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ROCE के बारे में क्या है ROCE? What does high ROCE of say 20% tell us? मान लो किसी कंपनी का ROCE है 20%, अभी हमने देखा ना
जाइडस, सिप्ला, और कौन सी कंपनी का 30% था? नैटको फार्मा। इसका मतलब क्या है? अ सिंपल फैक्ट, सिंपल चीज़, दिस बिजनेस अर्न्स $20 फॉर एवरी 100 इट इन्वेस्ट्स। अगर 100 रुपये लगा रहा है तो 20 रुपये पा रहा है। तो नैटको जब पैसा लगाता है 100 रुपये तो कितना पाता है? 30 रुपये। दिस इज इक्वलेंट टू मेकिंग अ बैंक डिपॉजिट ऑफ 100 एंड अर्निंग 20 ऑन इट आफ्टर ईयर। हम बैंक में पैसा डालते हैं 100 रुपये, तो एक साल के बाद कितना मिलता है? 120 रुपये। नहीं, लेकिन बैंक में डालते हैं। बैंक में 7% मिलता है तो 160। अगर सेविंग्स अकाउंट खोल करके डालते हैं पैसा तो उसमें आपको मिलेंगे 3%, 3 रुपये। अगर करंट अकाउंट में डालते हैं तो कितना मिलेगा? करंट का नहीं पता, एफडी 7% मिलता है, करंट कितना मिलेगा? 0। दोनों में फर्क क्या होता है? करंट में से आप डेली निकाल वगैरह सकते हो? नहीं, दोनों में से निकाल सकते हैं आप। करंट अकाउंट बिजनेस अकाउंट होता है। जिसमें आ रहा है जा रहा है पैसा। देखो, अभी ज़्यादा दिमाग मतलब अंग्रेजी मत लगाओ इसमें प्लीज़। आप लोग फिजिक्स, करंट नाम समझो। करंट अकाउंट वो होता है जिसमें से आपको 0% इंटरेस्ट मिलता है और वो बिजनेस अकाउंट होता है। अगर आपका बिजनेस है तभी आप करंट अकाउंट खोल सकते हैं। मैं गया था करंट अकाउंट खोलने के लिए, बोलते हैं आपका जीएसटी नंबर कहाँ है, आपकी फर्म की कंपनी का कागज़ कहाँ है। मेरे अपने पैन कार्ड पे मैं करंट अकाउंट नहीं खोल सकता था। करंट अकाउंट पे आपको मिलेगा 0%। फायदा क्या है करंट अकाउंट में? किसको? अगर आप करंट अकाउंट खोलते हो अभी मैं करंट अकाउंट के फ़ायदे बताऊँ आपको? मैं आरओई बताऊँ, आरओसी बताऊँ कि करंट? मैं आपको बता रहा हूँ करंट अकाउंट जानने का फ़ायदा ये है, आपको पैसे मिलेंगे 100 रुपये पे 0 मिलेंगे। इतना जान लीजिए आज। मेरे पास इस समय 2 करंट अकाउंट है, 2 नहीं 3 करंट अकाउंट है। हाँ, और तीनों में मैंने काफ़ी पैसा रखा है और 0 पैसे मिलते हैं उसमें से मुझे। अब ये मत पूछिए फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो हम अलग करंट अकाउंट पे ही एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है? सेविंग्स अकाउंट में कितने पैसे मिलते हैं? 3 रुपये। 100 रुपये पे कितना मिलेगा? 3 रुपये। एफडी कर दिया तो कितना मिलेगा? हाँ, 6, 7, एक बार तो मुझे 9% भी मिला। तो 100 रुपये पे कितना मिला? 9 रुपये। और अगर मैंने किसी कंपनी का स्टॉक लिया जिसका ROCE 20% है तो कितना मिलेगा? 120 रुपये। 120 मतलब 20 रुपये कमाया। 100 रुपये तो आपको बचा हुआ रखा हुआ है, 20 रुपये कमा लिए। नो, यू आर नॉट अ हाइपर इन्फ्लेशन लैटिन अमेरिकन इकोनॉमी बट द नॉर्मल वर्ल्ड। बोलते हैं ये मत सोचिएगा बहुत तेज़ी से दुनिया में बहुत तेज़ इन्फ्लेशन आ गया है, महंगाई आ गई और आप ढेर सारा पैसा कमा। नॉर्मल दुनिया में आई अज्यूम यू वुड ऑन द मून इफ़ यू ओन्ड हाई ROC बिजनेस लाइक दैट। दे आर रेयर बट they do exist when you find them, they will tell you a lot। तो ये बहुत, देखिए बताया हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी गई है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे आप अपने पैसे को बैंक से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। खाली आप ये खोजिए अच्छी हाई ROCE की कंपनीज कौन सी हैं। आज हमने देखा नैटको फार्मा सबसे ज़्यादा, नहीं नैटको फार्मा थी ना, सबसे ज़्यादा हाई ROCE की कंपनी थी। मैं 7 शेयर ओन करता हूँ उसके। 7, कल मेरे 10 करोड़ की शेयर खरीद लेना उसमें से। पैसे तो नहीं मेरे पास, तो मत खरीदना जाने देना। कह रहे हैं अगर आपको कोई ऐसी कंपनी मिल गई जिसका ROCE 20 है तो भैया आपको लॉटरी लग गई है, और वो अपने बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं। और अगर 20+ हो तो भी ये तो नाम दे रहे हैं बेटा। 20 ROCE बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी होती है। 20 से ऊपर है तो बहुत ऑब्वियसली अच्छा ही, 20 के नीचे है तो बट कंपैरिजन करना पड़ेगा आपको। लास्ट पैराग्राफ बोलता है हाई ROCE इज़ लाइक टेमनेस इन द साइबेरियन सिल्वर फॉक्सेस। हाई ROCE ऐसा है जैसे कि साइबेरियन सिल्वर फॉक्स जो थे उनमें टेमनेस था, पालतूपन था। जस्ट एज टेमनेस ब्रिंग्स विथ इट अ कर्ली टेल, पिबैल्ड फर एंड फ्लफी ईयर्स, a high ROCE business ushers in many attributes relevant for an owner like us at Nalanda. Here are some examples. जैसे टेमनेस एक क्वालिटी पकड़ लो तो उसके साथ साथ और भी ढेर सारी क्वालिटीज़ मिल जाती हैं। कर्ली टेल, मैंने पहली बार नोटिस किया कि जंगली जानवरों की टेल कर्ली नहीं होती, ये पालतू जानवरों की कर्ली टेल होती है। कुत्तों की सबसे ज़्यादा कर्ली टेल होती है। इसके साथ साथ उनके अंदर में पिबाल्ड फर होते हैं, उनके जो स्किन होता है वो पैची कलर्स होते हैं,
पैची, ब्लैक एंड वाइट, डार्क और थोड़ा सा लाइट कलर का। इसके अलावा उनके ईयर जो होते हैं फ्लॉपी होते हैं, कुत्ते के जो कान होते हैं वैसे, खरगोश के भी कान वैसे ही होते हैं, और हमारे गाय भैंस के भी कान वैसे ही होते हैं। लोमड़ी के ऐसे नहीं होते, जब वो पालतू हो जाता है तब ऐसे होते हैं। क्यों होते हैं ये शुरू में बोलते हैं हमारे द ग्रेट डार्विन, क्यों होते हैं पता नहीं है। कह रहे हैं इट विल ऑलमोस्ट सर्टनली अनकॉन्शियसली मॉडिफाई अदर पार्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर। अगर कोई एक स्ट्रक्चर, एक चीज़ बदला तो उससे बाकी चीज़ें बदलेंगी। क्यों? ओइंग टू द मिस्टीरियस लॉज ऑफ कोरिलेशन ऑफ ग्रोथ। नेचर में एक मिस्टीरियस लॉ चलता है, मैजिकल लॉ। एक बदलेगा तो ढेर सारी चीज़ें बदल जाएंगी। तो स्टॉक मार्केट में कंपनीज को अगर आप जानवरों की तरह देखना चाहती हैं और जानना चाहते हैं कि कौन सी कंपनी ज़्यादा समय तक सर्वाइव करेगी, तो एक चीज़ पकड़िए, और वो एक चीज़ क्या है? ROCE। आप लोगों का होमवर्क ये है कि मुझे कम से कम 50 कंपनीज़ की, निफ्टी 50 कंपनीज़ का ROCE लिख के मैसेज करिएगा ग्रुप में, स्टॉक DK स्टॉक्स में। आप लोग कमेंट में डाल दीजिए। और आप लोग तो कमेंट में डालेंगे ना दोस्तों, आप समझदार हैं यार, मेरे बच्चों की तरह नहीं हैं आप लोग। ठीक है, डन। बहुत जल्दी हम लोग मल्टीपल वॉरेन बफेट्स तैयार करेंगे इस सीरीज़ के ज़रिए, तो साथ में रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में। मैडम भी रहेंगी, मैम मिसेस वॉरेन बफेट। नमस्कार।